नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत आपका अपने YouTube चैनल सारांश कंपटीशन क्लासेस के एकेडमी में। तो पहले दोस्तों, आज की इस क्लास में अपन बातचीत करने वाले हैं शिक्षण विधियां, और वो भी एक महा मैराथन क्लास के रूप में। पहले दोस्तों, अब विद्यार्थियों को आवश्यकता है कि इतने दिन जो उन्होंने पढ़ा है, क्योंकि एग्ज़ाम का लास्ट समय है, और पहले दोस्तों शिक्षण विधियाँ आपके बहुत बड़ा रोल लेकर निभाएगी। इस बीच विद्यार्थियों को चाहिए कि ऐसा मैटर मिले कि उन विद्यार्थियों का सब कुछ रिवीजन हो जाए। क्या हो जाए? सब कुछ रिवीजन हो जाए। तो उसी को ध्यान में रखते हुए पहले दोस्तों सारांश कंपटीशन क्लासेस के एकेडमी द्वारा आपको समय समय पर क्लासेस उपलब्ध करवाई गई है। उसी की तर्ज पे ये क्लास भी आपके मैराथन क्लास रहने वाली है। और इस क्लास के अंदर पहले दोस्तों अपन बात करेंगे यानी शिक्षण विधियों की मैराथन क्लास। और इसके अंदर कंप्लीट आपके जितने भी सब्जेक्ट है, सभी सब्जेक्टों के अंदर पहले दोस्तों जो शिक्षण विधियाँ हैं इनका अपन कंप्लीट आपकी क्या करेंगे, आपके विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। एक ही क्लास में संपूर्ण शिक्षण विधियों को पढ़ेंगे। और इसके अलावा बात करें दोस्तों कि आपके पेपर में भी प्रश्न आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। और इसके अलावा महत्वपूर्ण आपके शिक्षण विधियों के प्रश्न कौन से हैं, इनके बारे में बातचीत करेंगे। तो पहले दोस्तों बने रहिए क्लास के ऊपर। और यदि आप चैनल पे बिल्कुल नए हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको इसी प्रकार की बेहतरीन क्लासेस मेरे दोस्तों मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं, आगाज़ करते हैं, शुरुआत करते हैं। और ये क्लास सभी विद्यार्थियों के लिए बिल्कुल रामबाण क्लास साबित होने वाली है, जहाँ से आपको प्रत्येक सब्जेक्ट के अंदर सीधे सीधे आपको शिक्षण विधियों के प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। वंदे मातरम, जय हिंद। दोस्तों इस क्लास के अंदर अपन बात कर रहे हैं शिक्षण विधियों की। और ये जो शिक्षण विधियों वाली क्लास है ये पहले दोस्तों आपके रीट प्री एग्ज़ाम 2025, रीट प्री एग्ज़ाम और रीट मेंस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। और टीचिंग आपके लाइन का कोई सा भी एग्ज़ाम हो, उन सभी तमाम एग्जामों के लिए पहले दोस्तों ये क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाले। तो पहले दोस्तों क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और सभी दोस्तों के साथ शेयर क्लास को कर दीजिएगा। शिक्षण विधि की सबसे पहले बात करें दोस्तों, तो शिक्षण विधि का मतलब होता है कि टीचर्स द्वारा क्लास के अंदर पढ़ाते समय, टीचर्स द्वारा क्लास के अंदर पढ़ाते समय जिन विधियों का प्रयोग किया जाता है वो विधियाँ क्या कहलाती है? आपकी शिक्षण विधियाँ कहलाती है। क्या कहलाती है? शिक्षण विधियाँ कहलाती है। यानी बात करें कि किसी विषय वस्तु को विद्यार्थी तक प्रेषित करने के ऐसे तरीके जो पूर्व निर्धारित, पूर्व नियोजित होती है, वह निश्चित सोपानों का पालन करते हुए शिक्षण उद्देश्यों को प्राप्त करते हैं। यानी पहले दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ? शिक्षण विधि ऐसी विधि है जिसके माध्यम से एक शिक्षक क्लास के अंदर पढ़ाएगा। अगर शिक्षक प्रभावशाली तरीके से बच्चों को पढ़ा रहा है तो उसका पढ़ाया हुआ एक एक शब्द बच्चों के समझ में आएगा। और यदि प्रभावशाली तरीके से शिक्षक नहीं पढ़ा रहा है तो एक भी बात बच्चों के समझ में नहीं आएगी। और बच्चा हो सकता है कि क्लास में बैठा है, आप टीचर बनने के बाद में क्लास में पढ़ाने जाओ और बच्चा आपकी क्लास में पढ़ते पढ़ते सो जाए, उसको उबासी आने लग जाए और आपका पढ़ाना अप्रभावशाली उसको लगे। तो पहले दोस्तों शिक्षकों को अपना बेहतर प्रदर्शन करने के लिए, क्लास में पूरा कंटेंट अच्छे से देने के लिए सबसे पहली बात है कि उसको शिक्षण विधियों का नॉलेज होना चाहिए। यदि शिक्षक को शिक्षण विधियों का नॉलेज नहीं है तो पहले दोस्तों इस कंडीशन के अंदर शिक्षक एक अच्छा आपके क्लास के अंदर उदाहरण नहीं दे पाता है और अच्छे से विद्यार्थियों को नहीं समझा पाता है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात क्या दोस्तों कि शिक्षक को शिक्षण विधियों का नॉलेज या ज्ञान होना चाहिए। तो समझ गए, शिक्षण विधि यानी विधि ऐसी चीज़ है जिसके माध्यम से शिक्षक क्लास के अंदर जाके विद्यार्थियों को अध्यापन कार्य करवाएगा। क्या करवाएगा? अध्यापन कार्य करवाएगा। अब देखो दोस्तों प्रविधि क्या होती है? प्रविधि का मतलब होती है कि ये ऐसी युक्तियाँ होती है जो पूर्व निर्धारित है, वह पूर्व नियोजित नहीं होती है, बल्कि तात्कालिक आवश्यकता पर आधारित होती है एवं शिक्षण विधियों की सहायक होती है और शिक्षण प्रविधियों के सोपान नहीं होते। यानी प्रविधि का मतलब है कि शिक्षक क्लास के अंदर पढ़ा रहा है, उसको किस तरीके से, कौन कौन सी जगह पे किस तरीके से पढ़ाना है, वो कहलाती है उस विधि की प्रविधि। क्या कहलाती है? उस विधि की प्रविधि कहलाती है। तो मतलब समझे, यानी विधि की भी क्या होती है दोस्तों? आपके प्रविधि होती है। तो ये प्रविधि। आगे देखो अगला शब्द आ रहा दोस्तों आपके सामने उपागम। और उपागम का मतलब क्या होता है कि शिक्षण के उपागम ऐसी व्यू रचनाएं जिसमें शिक्षक समस्त सिद्धांत, विधियां और प्रविधियां तथा मूल्यांकन योजनाएं शामिल हो
उस व्यूह रचना को आपके शिक्षण के उपागम कहा जाता है। यानी शिक्षण उपागम का मतलब है कि उसमें शिक्षण विधियां भी आ जाएगी, आपकी समस्त सिद्धांत भी आ जाएंगे, प्रविधियां भी आ जाएंगी, मूल्यांकन योजनाएं सब शामिल होती है। इनको बोलते हैं आपके उपागम। क्या बोला जाता है? उपागम बोला जाता है। अगली बात करते हैं दोस्तों। पहले दोस्तों अगला मेन इंपॉर्टेंट आपके फैक्ट आ रहा है और पॉइंट आ रहा कौन सा, कि एक अच्छी शिक्षण विधि में निम्न विशेषताएं होती है। प्रश्न सीधा सा पूछा जा सकता है कि एक अच्छी शिक्षण विधि की क्या क्या विशेषताएं होती है। तो पहले नंबर की विशेषता देखिए, शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति में सक्षम हो। यानी जो शिक्षण के उद्देश्य हैं, जिस उद्देश्य से आप पढ़ा रहे हो बच्चों को पाठ, वो उद्देश्य आपका पूरा होना चाहिए उस विधि के माध्यम से। अगला देखिए, व्यवहार के तीनों पक्षों के विकास करने में सक्षम हो। यानी व्यवहारिक भी हो बच्चों के, और ज्ञानात्मक भी और भावात्मक भी। ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। दोस्तों कौन कौन से आपके पक्ष, यानी एक तो ज्ञानात्मक पक्ष की भी पूर्ति होती हो बच्चों की, एक भावात्मक पक्ष की भी पूर्ति होती हो, और एक कौन सी, भावात्मक, ज्ञानात्मक और क्रियात्मक पक्ष की भी विद्यार्थियों की क्या होती हो, पूर्ति होती हो। यदि ऐसी शिक्षण विधि का प्रयोग कर रहे हैं तो बच्चों को इन शिक्षण विधियों के माध्यम से बच्चों के तीनों जो उद्देश्य है इनकी पूर्ति हो जाती है। अगला कौन सा दोस्तों, अगली विशेषता, और विशेषता ये है कि बालकों को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अधिकाधिक सक्रिय रखती है। शिक्षण विधियाँ क्या करती है कि बालकों को आपके जो टीचिंग आपके क्लास के अंदर चलती है, टीचिंग प्रोसेस, इस प्रोसेस के अंदर बालकों को शामिल किया जाता है। किसके? बालकों को शामिल किया जाता है, क्योंकि पहले दोस्तों वर्तमान की जो शिक्षा पद्धति है, वर्तमान की जो शिक्षा पद्धति है ये बाल केंद्रित है। कैसी है? बाल केंद्रित है। ये आपके शिक्षक केंद्रित नहीं है, बल्कि बाल केंद्रित है। बालकों को यदि आप जो मैटर पढ़ा रहे हो समझ में आ रहा है तो आप बेस्ट टीचर हो। और पहले दोस्तों यदि बालकों को आप क्या पढ़ा रहे हो वो समझ में नहीं आ रहा तो फिर बालकों के लिए उस टीचिंग का कोई मतलब नहीं रहता है। तो वर्तमान समय में पहले दोस्तों आपकी जो टीचिंग है वो आपके बाल केंद्रित है, न कि शिक्षक केंद्रित। अतः सभी शिक्षकों को ध्यान रखना चाहिए कि केवल वर्तमान के अंदर बच्चों के अनुसार ही उनको अध्यापन कार्य करवाना चाहिए। अब शिक्षक आपके बच्चों की पिटाई नहीं कर सकता स्कूल में जाके, क्योंकि इसको पूर्णतः बैन किया गया है। क्योंकि वर्तमान की जो शिक्षा पद्धति है वो बच्चों को बिना बोझ की शिक्षा प्राप्त करवाना है। तो शिक्षण विधियों का एक उद्देश्य कौन सा है कि बालकों को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अधिक से अधिक सक्रिय रखना। मतलब बालक आपके सक्रिय रहने चाहिए, बालक जवाब भी देते रहने चाहिए, समय समय पर बालकों से प्रश्न भी पूछने चाहिए, ताकि बालक अच्छी तरीके से पाठ को समझ सके, पढ़ सके। अगला देखो शिक्षण विधि की विशेषता, विषय वस्तु की प्रकृति के अनुकूल हो। ऐसा नहीं कि आप साइंस पढ़ा रहे हो और सामाजिक की शिक्षण विधियों से पढ़ा रहे हो, सामाजिक पढ़ा रहे हो साइंस की शिक्षण विधियों से पढ़ा रहे हो। अगर इस तरीके से आप उल्टी सुल्टी शिक्षण विधियों का प्रयोग करोगे दोस्तों तो फिर आपके क्या होगा, क्लास के अंदर आप प्रभावशाली तरीके से नहीं पढ़ा पाओगे, और जब प्रभावशाली तरीके से नहीं पढ़ा पाओगे तो आपका पढ़ाया हुआ बच्चों को समझ में नहीं आएगा। क्लियर बात है? तो विषय वस्तु की प्रकृति कैसी हो, अनुकूल होनी चाहिए जो आप शिक्षण विधि प्रयोग कर रहे हो। अगला मनोवैज्ञानिक होनी चाहिए शिक्षण विधि। ऐसा नहीं कि आप पढ़ा रहे हो केवल आपको समझ में आ रही है टीचर को ही, और बच्चों को पल्ले नहीं पड़ रहे, बच्चे ऊँग रहे, इधर उधर देख रहे हैं, इधर उधर भाग रहे, कूद रहे, दौड़ रहे हैं। इसका मतलब पहले दोस्तों शिक्षण विधि आपकी कैसी होनी चाहिए, मनोवैज्ञानिक होनी चाहिए। मनोवैज्ञानिक का मतलब है मजा आना चाहिए, सीधी बात कीजिए भैया। थे मास्टर बनते कुल मिलार स्कूल में पढ़ा जाओ तो छोरे छोरे मजा आना चाहो कि देख कहीं पढ़ा रहे छो, कसी विधि में पढ़ा रहे छो। ठीक है, यानी शिक्षण विधि पहले दोस्तों आपको मनोवैज्ञानिक होनी चाहिए। इसके अलावा जो बालकों की तर्क शक्ति, चिंतन शक्ति आदि का विकास करती हो। शिक्षण विधि ऐसी होनी चाहिए दोस्तों जिसके माध्यम से बच्चे के मन में विचार आए कि सर ऐसा बता रहे तो क्यों बता रहे हैं, इसके पीछे क्या लॉजिक है, इसके पीछे क्या कारण रह सकता है। तो ऐसे बच्चों के अंदर पहले दोस्तों आपके तर्क शक्ति भी जागृत होनी चाहिए, बच्चों में चिंतन शक्ति आपकी जागृत होनी चाहिए, और बहुत सारी जो आपकी मनोवैज्ञानिक गुण है वो बच्चों के अंदर विकसित होने चाहिए। तो समझ में आई। अगली विशेषता देखिए दोस्तों, अगली विशेषता है कि जो शिक्षण विधि होनी चाहिए वो व्यक्तिगत भिन्नता के सिद्धांतों को पालन करती हो, अर्थात प्रत्येक बौद्धिक स्तर के बालकों के दृष्टिगत रखती हो। यानी एक जो कक्षा होती है दोस्तों, इस कक्षा के अंदर आपके प्रतिभाशाली बालक भी होते हैं। कौन से? प्रतिभाशाली बालक भी होते हैं, सामान्य बालक भी होते हैं, सामान्य बालक भी होते हैं, और मंद बुद्धि बालक भी होते हैं। तो पहले दोस्तों जो शिक्षक शिक्षण विधि का प्रयोग कर रहा है वो शिक्षण विधि इस प्रकार की होनी चाहिए कि सभी विद्यार्थियों के वो सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी।
सभी विद्यार्थियों को क्या हो जाए, वो चीज़ें समझ में आ जाए, क्योंकि क्लास के अंदर प्रत्येक आईक्यू वाला विद्यार्थी बैठता है तो शिक्षक का नैतिक दायित्व बनता है कि सभी विद्यार्थियों को सारी बातें समझ में आनी चाहिए। अगर शिक्षक केवल प्रतिभाशाली बालकों के तरीके से पढ़ा रहा है तो फिर सामान्य बालक, मंद बुद्धि बालक पढ़ ही नहीं पाएंगे, समझ ही नहीं पाएंगे क्लास के अंदर। यदि मंद बुद्धि बालकों के हिसाब से पढ़ा रहा है, कमजोर विद्यार्थियों के हिसाब से पढ़ा रहा है, फिर प्रतिभाशाली बालकों को दिक्कत होगी। तो शिक्षक को इस प्रकार की विधियों का प्रयोग करते हुए पढ़ाना चाहिए कि सभी विद्यार्थियों को बेहतरीन तरीके से फायदा क्लास का मिल सके विधियों के माध्यम से। तो ये आपके इस शिक्षण विधि की विशेषताएं हो गई। अगली विशेषता और देखिए प्यारे दोस्तों, सामाजिक गुणों का विकास करती हो। शिक्षण विधि ऐसी होनी चाहिए कि बच्चों में आपस में भाईचारे, भ्रातृत्व, इसके अलावा उनके अंदर समानता, उनके अंदर वैसा सामूहिक घोलमेल के क्या होनी चाहिए, पालन करना चाहिए। शिक्षण विधि ऐसी होनी चाहिए जो सभी बच्चों को एक दूसरे से जोड़े। ऐसा नहीं कि शिक्षण विधि के माध्यम से आप बच्चों को बताओ कि बेटा किसी से बोलना नहीं है, किसी से बात नहीं करनी है, चुपचाप बैठे रहना, कुछ भी न हंसना, न मुस्कुराना, न इधर उधर देखना, ऐसे नहीं। भाई सामाजिक गुणों का विकास होना चाहिए बच्चों का, तभी आप बेहतरीन तरीके से बच्चों को पढ़ा पाओगे। अगला, अनुशासनात्मक मूल्यों का विकास करती हो। बच्चों में अनुशासन सबसे बड़ी चीज़ है भाई। अगर विद्यार्थी जीवन में आप कुछ भी हासिल करना चाहते हो तो आपके अंदर डिसिप्लिन होना चाहिए। यदि डिसिप्लिन है तो आप जीवन का कोई सा भी मुकाम हासिल कर सकते हो, और यदि आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं है तो पहले दोस्तों फिर आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते हो। मतलब अनुशासनात्मक मूल्यों का विकास होना चाहिए कि बच्चों को सिखाओ कि बेटा सुबह उठते ही मम्मी पापा के पैर ढोक लगानी चाहिए, फिर उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। जब गाँव से आओ तो सबके जितने भी बुजुर्ग अपने को मिले उनकी सहायता करते हुए आओ। तो इससे जो अनुशासनात्मक रूप से कि सही तरीके से बैठो, कम बोलना चाहिए, एकदम जहाँ पे अपनी आवश्यकता हो वहीं पे जाना चाहिए, बाकी घर पे आराम से पढ़ाई करनी चाहिए। ऐसी जब प्यारे प्यारे आप बच्चों को बातें बताओगे तो बच्चे आपकी बातों से प्रभावित होंगे, और प्रभावित होने के बाद में प्यारे दोस्तों आपकी क्लास में बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। और क्या बात करें सर कि शिक्षण विधियों की और क्या विशेषता होनी चाहिए, तो शिक्षण विधि आपकी कम खर्चीली होनी चाहिए। खर्चा कम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप शिक्षण विधि का प्रयोग कर रहे हो और गुरुजी भाई साहब कंगाल हो गया पढ़ाते पढ़ाते ही, शिक्षण विधि में इतना ज़्यादा प्रयोग कर दिया कि एक बार तो भाई साहब छोटे छोटे डेमो दिखाया, जिनको मैं एक बार तो टीवी लिया है, एक बार बोर्ड लिया है, एक बार भाई साहब था फ्रिज दिखा रहे तो सीधो मार्केट में फ्रिज खरीद क्लास का मैं लिया बता रहे बेटा यो फ्रिज हो। ऐसा नहीं, शिक्षण विधि आपकी कम खर्चीली होनी चाहिए जिसके माध्यम से शिक्षक भी आसानी से पढ़ा सके और विद्यार्थी भी आसानी से समझ ही सके। दैट्स क्लियर। तो अपन ने कुछ विशेषताएं देख लिया आपकी शिक्षण विधियों की। अब बात करते हैं दोस्तों आगमन विधि। कौन सी? आगमन विधि। पहले दोस्तों जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो क्लासेज है ये आप सभी के लिए महत्वपूर्ण, शानदार और जानदार और लाजवाब रहने वाली है। सीधे सीधे आपको यहाँ से प्रश्न देखने को एग्जाम में मिल जाएंगे। तो सबसे पहले शिक्षण विधि आ रही है कि सर आगमन विधि, नाम तो सुना ही होगा, उदाहरण से नियम की ओर विधि है, मनोवैज्ञानिक विधि है और छोटी कक्षाओं के अंदर इस विधि का प्रयोग किया जाता है। इसी की बहिन आएगी एक और, कौन सी? निगमन विधि। कौन सी आएगी? निगमन विधि। निगमन में सीधा ध्यान रखना है, नी बराबर नियम। बोलो बच्चों, नी बराबर नियम, नी बराबर नियम, यानी नियम से उदाहरण की ओर यदि आप पढ़ोगे तो निगमन विधि होगी, और उदाहरण से नियम की ओर पढ़ोगे आप तो आगमन विधि होगी। कौन सी? आगमन विधि होगी। सबसे पहली बात करें पहले दोस्तों कि आगमन विधि की सर विशेष बातें कौन कौन सी है, तो सबसे पहली विशेष बात है कि आगमन विधि को देने वाले थे अरस्तु जी। प्रवर्तक कौन इसके? अरस्तु है। अगली विशेष बात, गणित शिक्षण ले लो, ऐसा शिक्षण ले लो, सबके अंदर जो अत्यंत महत्वपूर्ण आपकी विधि कहलाती है, वो श्रेष्ठ विधि कहलाती है, वो कौन सी? आपकी आगमन विधि है दोस्तों। प्राचीन विधि मानी जाती है क्योंकि इसके माध्यम से प्राचीन समय से जो गुरुकुल पद्धति हो गई, आश्रम व्यवस्था हो गई, उसके अंदर शिक्षक जो आपके शिक्षक हुआ करते थे वो भी आगमन विधि से पढ़ाया करते थे, क्योंकि बच्चों को एग्जाम्पल देके फिर पढ़ाना क्या कहलाता है? आगमन विधि कहलाता है। और इसके अंदर बच्चों को बेहतरीन तरीके से कंटेंट समझ आता है और बच्चों की मानसिकता का भी विकास होता है और बच्चे खुद कंसेप्ट बना के चीज़ों को समझ ही लेते हैं। तो मनोवैज्ञानिक है। अब बात करें दोस्तों, इसका प्रयोग आपके प्राचीन समय के अंदर प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर किया जाता था। अगली विशेष बात, यह विधि नवीन अवधारणाओं के परिचय तथा गणितीय रूप या स्थापना में श्रेष्ठतम विधि है। देखो, आगमन विधि जहाँ पे आ जाएगी इसका मतलब है कि ये आपकी श्रेष्ठ विधि है। कौन सी विधि है? श्रेष्ठ विधि है, मनोवैज्ञानिक विधि है, क्योंकि पहले दोस्तों इसमें बच्चे भी सक्रिय रहते हैं और शिक्षक भी सक्रिय रहता है।
दोनों सक्रिय रहते हैं, और जब दोनों सक्रिय रहते हैं तो वो शिक्षण विधि प्यारे दोस्तों आपकी क्या होती है, बेस्ट शिक्षण विधि होती है। अब यहाँ से बात करें दोस्तों इसके बारे में कि आपकी जो आगमन विधि है, कौन सी विधि, आगमन विधि, इसकी और कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं सर। तो आगमन विधि में बालकों के सम्मुख अनेक उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं। शाबाश, क्या बात है। यानी इसके अंदर सबसे पहले प्यारे दोस्तों क्या किए जाएंगे, विद्यार्थियों के सामने उदाहरण प्रस्तुत किए जाएंगे, फिर उनका निरीक्षण करके और प्यारे दोस्तों आप विशिष्ट पैटर्न के आधार पे उसकी पहचान करोगे और सामान्यकरण करोगे, फिर सूत्र की स्थापना करोगे। किसकी स्थापना, सूत्र की स्थापना करोगे। यानी सबसे पहले बच्चों को आप क्या दोगे, उदाहरण। उदाहरण को समझने के बाद में जब वैसे बहुत सारे उदाहरण देंगे तो उन उदाहरणों के बाद में विद्यार्थी और शिक्षक मिलके लास्ट में सूत्र का संपादन करेंगे। लास्ट के अंदर क्या करेंगे, सूत्र का संपादन करेंगे। जबकि निगमन विधि में सबसे पहले सूत्र बताया जाता है और उस सूत्र के बेस पे फिर डायरेक्ट आपके सॉल्यूशन निकाला जाता है। अगली बात करें दोस्तों आगमन विधि के बारे में। माय डियर, विशेष बात ये आ रही है कि आगमन विधि के शिक्षण सूत्र, यानी किस प्रकार शिक्षण करवाओगे, वो सूत्र कौन कौन से आगमन विधि के। तो सबसे पहला रट लीजिए, उदाहरण से नियम की ओर। बोलो सर, उदाहरण से नियम की ओर तो आगमन है, उदाहरण से नियम की ओर। स्थूल से सूक्ष्म की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। स्थूल का मतलब होता है बड़ा, स्थूल का मतलब क्या होता है, बड़ा, और स्थूल का मतलब होता है छोटा। स्थूल का मतलब होता है बड़ा और सूक्ष्म का मतलब होता है माय डियर छोटा। क्या होता है, छोटा। तो बड़े से छोटे की ओर आपकी कौन सी विधि चलती है, आगमन विधि चलती है। विशिष्ट से सामान्य की ओर, सर विशिष्ट तो उदाहरण होते हैं, सर विशिष्ट तो उदाहरण होते हैं और सामान्य नियम होते हैं। सामान्य क्या होते हैं, नियम होते हैं। अगला प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर। प्रत्यक्ष तो सर अपने उदाहरण होते हैं, प्रत्यक्ष क्या होते हैं, उदाहरण होते हैं, और प्रमाण आपके नियम होते हैं। तो प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर। ज्ञात से अज्ञात की ओर, सर ज्ञात तो उदाहरण होते हैं और अज्ञात आपके फॉर्मूले या शॉर्ट ट्रिक्स होती है। तो पहले दोस्तों जो भी टीचर आपको शॉर्ट ट्रिक से पढ़ाता है, ध्यान रख लेना, उसका पढ़ाया हुआ क्लास में तो बहुत अच्छा लगेगा, क्लास में तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन जैसे ही एग्जाम देने जाओगे तो आपको फिर वहाँ पे प्रश्न नहीं आएंगे। ध्यान रख लेना, वो जो आपको जादू दिखाते हैं कि हम जादू दिखाते हैं, चलो प्यारे बच्चों आपको वो जादू केवल आपका क्लास तक ही चलता है, और जब आप एग्जाम देने जाते हो तो सारा जादू गायब हो जाता है, और एग्जाम में केवल आप वही चीज़ें करके आते हो जिनका कंसेप्ट आपने क्लियर किया था। इसलिए शॉर्ट ट्रिकों पर कभी भी विश्वास नहीं करना है। और जो टीचर्स आपको शॉर्ट ट्रिक्स भी बताते हैं थोड़ी बहुत हेल्पफुल हो सकती है, लेकिन प्यारे दोस्तों 100% आपके लिए हेल्पफुल नहीं रहेगी, क्योंकि चीज़ें भले थोड़ी सी आपको क्लासरूम के अंदर अच्छी लग सकती है, लेकिन जब आप एग्जाम देने जाओगे तब वो चीज़ आपको फायदा नहीं करेगी। ये मैं 101% गारंटी के साथ कह सकता हूँ। तो पहले दोस्तों आगमन विधि के आपके शिक्षण सूत्र, इनमें सबसे पहला उदाहरण से नियम की ओर, दूसरा स्थूल से सूक्ष्म की ओर, तीसरा विशिष्ट से सामान्य की ओर, चौथा प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर, पांचवा ज्ञात से अज्ञात की ओर। क्या पांचों चीजें आपने रट ली क्या बहुत अच्छे तरीके से। तो चलो आगे बात करते हैं। अगला आगमन विधि के सोपान या चरण। प्यारे दोस्तों आगमन विधि के सोपान या चरणों की बात करें तो 4 होते हैं। कितने होते हैं, 4 होते हैं। सबसे पहला होता है प्यारे दोस्तों आपके उदाहरण प्रस्तुतिकरण। क्या होता है, उदाहरण प्रस्तुत करोगे सबसे पहले। दूसरा होता है उदाहरणों का निरीक्षण करोगे। तीसरा होता है विशिष्ट पैटर्न पहचान कर सामान्यकरण करना। और आपके चौथा होता है सूत्र या नियम की स्थापना तथा परीक्षण करना। तो ये 4 इसके क्या होते हैं सोपान। सबसे पहले उदाहरण की प्रस्तुति करना, उदाहरण का निरीक्षण करना, विशिष्ट पैटर्न की पहचान का सामान्यकरण करना, फिर सूत्र या नियम की स्थापना तथा परीक्षण करना। अगली बात करें दोस्तों कि आगमन विधि के गुण। पहले दोस्तों ये आपकी बिल्कुल रैपिड क्लास होगी, जिसके अंदर मैं कंप्लीट आपकी रिवीजन करूंगा शिक्षण विधियों का, और केवल आपको इस क्लास को 2 की स्पीड में करके अच्छे से देख लेना है। बाकी मैं गारंटी देता हूं कि आपको शिक्षण विधियों में दिक्कत नहीं आएगी। आगमन विधि के प्रमुख गुणों में सबसे पहला गुण दोस्तों कि छोटी कक्षाओं प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षण में श्रेष्ठ विधि मानी जाती है। श्रेष्ठ विधि मानी जाती है क्योंकि पहले दोस्तों इसके माध्यम से आप क्या कराओगे, शिक्षण कार्य करवाओगे। अगला देखो मनोवैज्ञानिक विधि है जो बालकों की मानसिक शक्तियों जैसे तर्क, चिंतन, निर्णय क्षमता आदि का विकास करती है। यानी ये मनोवैज्ञानिक विधि है जो बच्चों के अंदर मानसिक शक्तियों का विकास करती है, जैसे तर्क हो गया, चिंतन होगा, निर्णय लेने की क्षमता हो गई, सब आगमन विधि के माध्यम से
पॉसिबल हो पाता है, क्योंकि बच्चों को जब आप रियल चीज़ दिखाओगे, एग्जाम्पल दोगे, तो बच्चों के दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आएगी, और जब बच्चा खुद समझेगा तो पहले दोस्तों खुद सॉल्यूशन निकालेगा, तो बच्चे में तर्क आएंगे, विचार आएंगे, चिंतन आएगा, ये सारी चीज़ें इसके माध्यम से बच्चों में क्रिएट होती है। अगला देखो, इस विधि से अर्जित ज्ञान स्थायी होता है कि सर जब बच्चों को एग्जाम्पल दिखाएंगे तो बच्चा देखते ज्ञान तो स्थायी होगा। जैसे मैंने बोला कि बच्चों को आप गाय पे निबंध लिखवाओ, तो उससे पहले बच्चों को गाय दिखा दो कि पहले बच्चों को गाय है, इसके 4 टांग है, 1 पूंछ है, 2 सींग है, सफ़ेद कलर की है, तो बच्चा फिर लिख देगा भाई, बच्चा लिख देगा। क्यों लिख देगा? क्योंकि प्यारे दोस्तों बच्चे ने प्रत्यक्ष रूप से गाय को देख लिया है, और जब बच्चे ने देख लिया है तो फिर क्या ही दिक्कत है, बच्चा देख लिया तो फिर लिख भी लेगा। मतलब ये आपकी आगमन विधि कैसी है, यानी इससे अर्जित ज्ञान स्थायी होता है। अगला, खोज का मार्ग माना जाता है, यानी आप इसमें नई नई खोज कर सकते हो। कई अन्य विधियों जैसे ह्यूरिस्टिक विधि, आपके एनी आर्मस्ट्रॉन्ग जो ह्यूरिस्टिक खोज विधि के आपके जनक है, ह्यूरिस्टिक विधि, प्रयोगशाला विधि इस पे आधारित है। जो ह्यूरिस्टिक विधि आपकी खोज विधि है और प्रयोगशाला विधि है, ये भी किस पे आधारित है? आगमन विधि पे आधारित है। अगला, बालकों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा अनुसंधानात्मक दृष्टिकोण का विकास करती है कौन सी प्यारे दोस्तों? आपकी आगमन विधि। तो बेहद अच्छी और शानदार वाली विधि होती है आपकी आगमन विधि। तो मैं सभी शिक्षकों से कहना चाहूँगा कि आप जितना ज़्यादा हो सके आगमन विधि का प्रयोग क्लासरूम में कीजिए, ताकि बच्चों को आप जो चीज़ें पढ़ाओ वो अच्छे तरीके से समझ आ जाए। अगला देखिए, ये जो आपकी आगमन विधि है औसत व पिछड़े विद्यार्थियों के लिए श्रेष्ठ विधि मानी जाती है, औसत व पिछड़े बालकों के लिए। जबकि जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं दोस्तों, उनके लिए थोड़ी कम यूजफुल मानी जाती है, क्योंकि उनको पहले से पता होता है वो मारसा फेर आकद नहीं यार वे फंसा एग्जाम्पल देवो, उदाहरण देवा, तो वे गड़ा बोर हो जाओ छोरा छोरा। मैंने देखे कि सर आप फटाफट समझा दो हमको, तो हम समझे हुए हैं, आप मेन ये बता दो कि प्रश्न क्या आने हैं, बस। तो पहले दोस्तों इसका ज़्यादा फायदा मिलता है, तो औसत सामान्य बालकों को और एक पिछड़े हुए विद्यार्थियों को। अगला है प्रजातांत्रिक विधि है भाई। कैसी विधि है? प्रजातांत्रिक, यानी सभी क्लास के सभी बच्चों को समझ में आने वाली विधि है, और शिक्षक तथा छात्र दोनों क्या रहते हैं इसके अंदर? सक्रिय रहते हैं। ये पहले दोस्तों अपने बातचीत कर ली थी। तो ये आपके शिक्षण कौन सी आगमन विधि की विशेषताएं। अगली बात कर, तो पहले दोस्तों अगला आपका प्रश्न रह सकता है कि सर जब आपने आगमन विधि की मेरिट्स बता दिए, गुण बता दिए, तो इसके डीमेरिट्स भी बता दो, यानी दोष भी देख लेते हैं। तो इसके दोष क्या है कि इसमें समय अधिक लगता है, इसलिए लंबी प्रक्रिया हो जाती है, और सूत्र व सिद्धांतों की स्थापना में अधिक समय लगता है। कि सर जब अपन आगमन विधि से क्लास के अंदर पढ़ाएंगे तो बच्चों का सिलेबस समय पे पूर्ण नहीं होगा, क्योंकि बच्चों को हर जगह अपन एग्जाम्पल देंगे तो बहुत कम चीज़ें पढ़ा पाएंगे, जबकि वही निगमन विधि से पढ़ाते हैं तो बच्चों का सिलेबस टाइम पे होगा। तो ये इसकी कमी है कि इसमें समय ज़्यादा लगता है। अगला, पाठ्यक्रम का विकास धीमी गति से होता है भैया। इसमें पाठ्यक्रम होता है ना, वो धीमी गति से आपका धीरे धीरे प्रोसेस करता है, इसलिए शिक्षक पढ़ाता तो बहुत अच्छे तरीके से है, लेकिन उसका सिलेबस बहुत लेट इसके अंदर पूर्ण होता है। इस विधि पर आधारित पाठ्य पुस्तकें बहुत कम मिलती है सर। पाठ्य पुस्तकें नहीं मिलती है सर, तो हम बच्चों को कैसे पढ़ाएं? ये भी तो बताओ आप। पाठ्य पुस्तकें नहीं मिल रही तो बच्चों को कैसे पढ़ाएं? यह भी एक सबसे बड़ी कमजोरी है इसकी। अगला, इस विधि से पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित अध्यापकों की आवश्यकता होती है। अब आजकल अध्यापक इतने बहुत सारे अध्यापक प्रशिक्षित नहीं होते हैं जो आगमन विधि से उदाहरण दे दे के दैनिक जीवन से जोड़ जोड़ के पढ़ा पाए। बहुत कम टीचर होते हैं, और जो टीचर, पहले दोस्तों ईमानदारी से बोल रहा हूँ, जो टीचर यदि बच्चों को पढ़ाते समय उस चीज़ को यदि उनके दैनिक जीवन से जोड़ देता है, वो टीचर संसार का सबसे बेस्ट टीचर है। ध्यान रखना, यदि टीचर केवल किताबी ज्ञान के भरोसे पढ़ाता है और बच्चों को व्यवहारिक जीवन से नहीं जोड़ता है तो उसका पढ़ाना बिल्कुल बेकार है। तो सभी शिक्षकों से मैं यही अनुरोध करूंगा कि आप जो भी चीज़ें पढ़ा रहे हो उनको बच्चों के दैनिक जीवन से जोड़ते हुए, उनके दैनिक जीवन के उदाहरण लेते हुए उन बच्चों को समझे, ताकि व्यवहारिक रूप से बच्चा समझ पाए। क्लियर बात है? तो ये शिक्षण विधि, आपके इस शिक्षण विधि का प्रयोग करने के लिए आपको प्रशिक्षित अध्यापकों की आवश्यकता होगी। अगली विधि देखिए। पहले मित्रों अगली आपकी शिक्षण विधि है, और ये शिक्षण विधि है निगमन विधि। सबसे पहली बात ध्यान में रखना, निगमन विधि के अंदर नियम से उदाहरण की ओर चलते हैं सर। नियम से उदाहरण की ओर चलते हैं सर, हमको तो पहले ही पता था। बहुत अच्छी बात है भाई। इसके प्रतिपादक संस्थापक कौन है? प्लेटो है। संस्थापक कौन है? प्लेटो। आगमन विधि के ठीक विपरीत विधि होती है। जो विशेषताएं अपने आगमन विधि की देखी है उसकी जो विपरीत होती है, उल्टी होती है, वो आपके निगमन विधि की होती है, जिसमें बालकों को सूत्र या सिद्धांत पहले रटवाए जाते हैं।
यानी बच्चों को पहले शॉर्ट ट्रिक बता दो, फिर जैसे ही बच्चा क्वेश्चन देखेगा उस क्वेश्चन के अंदर शॉर्ट ट्रिक डालेगा और सीधा आंसर निकालेगा। मातो पचाबागी के बाद ही को ना भेजो पचाबागी, आराम नो टेंशन रे और खई करो भाई, सीधो सॉल्यूशन निकालो। अब उन्हें यह पता होगा नहीं कि उत्तर आयो किसी ने, लेकिन बस उसका उत्तर निकल गया। और आजकल मार साहब अधिकतर यूँ पढ़ाओ भाई, है ना, निगमन विधि से शॉर्ट ट्रिक बताते हैं बच्चों को कि ये आ गया भाई बड़ा बड़ा जादू। और छोरा छोरी उड़े एग्जाम में गया थोड़ो प्रश्न को पैटर्न बदलियो और ये छोरा छोरी को भाई साहब शॉर्ट ट्रिक फेल, और शॉर्ट ट्रिक फेल होते छोरा छोरी भी फेल। तो पहले दोस्तों जितना आप शॉर्ट ट्रिकों के माध्यम से चलोगे उतना ही जीवन में बहुत लेट आपको क्या मिलेगी, सफलता मिलेगी। समझ गए? यानी निगमन विधि के अंदर पहले दोस्तों पहले सूत्र आपको बताए जाते हैं और सूत्रों को रटने के माध्यम से बच्चा सीधा अपना उत्तर निकालता है और उत्तरों के माध्यम से सीधा दोस्तों कम समय के अंदर अपना सिलेबस पूर्ण कर पाता है। बात करेंगे आंकड़ों का मान रख और समस्या समाधान तक बच्चा आसानी से पहुंच जाता है। अगली बात करें दोस्तों निगमन विधि, तो देखो ये कोई मनोवैज्ञानिक विधि नहीं है दोस्तों, इसमें शिक्षक प्रधान होता है। जब तक शिक्षक बच्चों को बताएगा नहीं कि शिक्षण विधि का प्रयोग किस प्रकार से करना है तो बच्चा समझ ही नहीं पाएगा कि बेचारा क्या करना है क्या नहीं करना है। तो इसमें शिक्षक प्रधान होता है, ध्यान रखना। निगमन विधि के शिक्षण सूत्रों में पहला कौन सा दोस्तों, नियम से उदाहरण की ओर, दूसरा यानी सारे विपरीत कर लो आगमन के, सूक्ष्म यानी छोटे से बड़े की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर। पहले दोस्तों बात करो कि गेस्टाल्टवाद, कौन सा गेस्टाल्टवाद आपने मनोविज्ञान के अंदर पढ़ा होगा, यह आपके स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलता है। किधर से? स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलता है, मतलब आगमन विधि के समान चलता है। किसके समान? आगमन विधि के समान आपका गेस्टाल्टवाद चलता है। तो पहले दोस्तों इसमें शिक्षण सूत्रों की बात कर रहे थे, तो पहला कौन सा, नियम से उदाहरण की ओर, और दूसरा सूक्ष्म से स्थूल की ओर, तीसरा सामान्य से विशिष्ट की ओर। सर नियम आपके सूत्र या नियम तो सामान्य होते हैं जबकि उदाहरण आपके विशिष्ट होते हैं। प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर, आपके सूत्र होते हैं ना वो प्रमाण होते हैं। प्रमाण को आप जैसे प्रश्न में रखोगे तो आपको प्रत्यक्ष एग्जाम्पल दिखेगा उसका, इसलिए प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर। आपको कुछ भी ज्ञात नहीं होता कि सूत्र को रखने के बाद में क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, बस आप रटे रटाई सूत्र में रखते हो और अज्ञात से आप ज्ञात की तरफ पहुंचते हो। तो ये निगमन विधि के आपके शिक्षण सूत्र। अब देखते हैं कि सर निगमन विधि के सोपान कौन कौन से हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट बात है। तो पहले दोस्तों आ जाइए बात करते। देखो निगमन विधि के सोपान सर 4 है, बोलो कितने हैं? 4 है। सबसे पहला कौन सा है? सिद्धांत या सूत्र का ज्ञान कराना, दूसरा आंकड़ों का परीक्षण करना, तीसरा आंकड़ों का मान सूत्र या सिद्धांत में रखना, चौथा समस्या समाधान तक पहुंचना। तो ये आपके निगमन विधि के सोपान। अगला देखें दोस्तों, पहले मित्रों अगला है निगमन विधि के गुण यानी मेरिट्स कौन कौन सी है दोस्तों। मेरिट्स की बात करें कि मेरिट ऑफ निगमन विधि यानी निगमन विधि के गुण। सबसे पहला गुण इसका कि सरल, संक्षिप्त तथा तीव्र गति से चलने वाली शिक्षण विधि है। फटाफट चोरा चोरी सोल्यूशन निकाला, मार साहब प्रश्न बोर्ड पे लिखे तो डी आंसर, मार साहब भी चक्कर पूरी हो जाएगी, भाई साहब चोरा चोरी है कोई कंप्यूटर ही है, मतलब फटाफट आंसर निकलता। दूसरा पाठ्यक्रम समय पर पूर्ण करती है शिक्षण विधि। अगला अधिकांश पाठ्य पुस्तकें इसी विधि पर आधारित होती है तथा कक्षा शिक्षण में भी सर्वाधिक इसी विधि का प्रयोग किया जाता है और यह व्यवहारिक विधि भी मानी जाती है। यानी पहले दोस्तों शिक्षक क्या करता है, फटाफट आंसर सिलेबस पूर्ण करवाने के लिए सीधे सीधे बच्चों को आपके फॉर्मूले बताता है और सिलेबस अपना कंप्लीट करता है। अगला गणित शिक्षण की प्राचीनतम विधियों में से एक मानी जाती है। यह जो निगमन विधि है यह गणित शिक्षण में काफ़ी महत्वपूर्ण, सब टीचर्स लगभग इसका प्रयोग करते हैं। अगला उच्च कक्षाओं में गणित शिक्षण की श्रेष्ठ विधि मानी जाती है। जैसे आप पहली दूसरी तीसरी चौथी के बच्चों को तो नहीं पढ़ा सकते हो, लेकिन 11वीं 12वीं जो आपके कॉम्पिटिशन के जो बच्चे हैं उनको आप इस विधि से अच्छे तरीके से पढ़ा सकते हो। तो ये इसके हो गए दोस्तों गुण। अब बात करते हैं सर कि निगमन विधि के दोष। क्या निगमन विधि के दोष सर कौन कौन से है? तो आ जाइए पहले दोस्तों, सबसे पहले बात करें कि इसके दोषों के बारे में, तो निगमन विधि का सबसे पहला दोष आएगा और वो दोष कौन सा दोस्तों, तो वो है कि ये विधि अमनोवैज्ञानिक है। पहले मित्रों आपकी जो निगमन विधि है ये कैसी है? अमनोवैज्ञानिक विधि है, क्योंकि बालकों के मानसिक शक्तियों जैसे तर्क चिंतन का विकास नहीं होता। वो सीधा सूत्र को रट के जाते हैं, उसमें मान रखते हैं और उत्तर निकालते हैं, उनको पता नहीं कि आया कैसे। अगला केवल अनुकरण का मार्ग होता है, टीचर जैसा बताता है बच्चे वैसा ही करते हैं, क्योंकि निगमन प्रक्रिया में विद्यार्थी अपने शिक्षक का अनुकरण करते हैं तथा उसी प्रक्रिया को दोहराते हैं।
जैसा टीचर बताता है वैसे ही दोहराते हैं। यंत्रवत कार्य करने की विधि मानी जाती है। इसमें बालक इस प्रकार से कार्य करता है कि जैसे कोई मशीन काम कर रही हो, क्या कर रही हो, मशीन कार्य कर रही हो, तो ये वाली बात होती है। पहले दोस्तों बात करें कि रटने की आदत को प्रोत्साहन मिलता है, इससे बच्चा रटने लग जाता है कि जो शिक्षक बताएगा उसको रट के जाएगा, एग्जाम में करके आएगा। अगला दोस्तों इस विधि से अर्जित ज्ञान स्थायी नहीं होता है, मतलब अस्थायी ज्ञान होता है। इससे कैसा ज्ञान होता है, अस्थायी ज्ञान होता है। बिल्कुल यही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में छपने वाले हैं। अगला, छोटी कक्षाओं में गणित शिक्षण के लिए उपयुक्त विधि नहीं है। छोटी कक्षाओं में आप इससे नहीं पढ़ा सकते हो। छोटी कक्षाओं में तो आपको आगमन विधि से ही पढ़ाना पड़ेगा। ये केवल आपकी बड़ी कक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। अगली बात करें दोस्तों तो 200 के अंदर इसकी अगली विशेष बात आएगी और वो ये है कि छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है। प्रभुत्ववादी विधि है, क्योंकि शिक्षक केंद्रित है इसलिए विद्यार्थी इसमें कोई रोल नहीं रखते हैं। तो प्रभुत्व संपूर्ण किसका रहता है, शिक्षक का। अर्थात अध्यापक केंद्रित विधि है जिसमें विद्यार्थी सक्रिय अधिगम में प्रोत्साहन नहीं मिलता है। अगला, खोजी प्रवृत्ति तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास ही नहीं होता है, क्योंकि बच्चा चीज़ों को रटता है। तो पहले दोस्तों कुल मिला के मनोवैज्ञानिक विधि नहीं है। ये इसके प्रमुख क्या हो गए, दोष हो गए। पहले जोड़ो, अगली शिक्षण विधि आपके वो है विश्लेषण विधि। कौन सी, विश्लेषण, यानी किसी भी समस्या को या किसी भी घटना को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना। क्या करना, विश्लेषण करना, यानी अलग अलग करना। यानी संपूर्ण जो पार्ट आपको उसको आप किस प्रकार से समझोगे, छोटे छोटे टुकड़ों में, किसके अंदर, टुकड़ों के अंदर, अंशों के अंदर जब आप समझोगे तो किसका प्रयोग करोगे पहले दोस्तों आप, यानी विश्लेषण विधि का प्रयोग करोगे। बात करें दोस्तों कि इसकी विशेष बात क्या है सर, कि विश्लेषण विधि के अंदर, विश्लेषण विधि के अंदर जो आपके मामला होता है इसका शब्दार्थ क्या होता है कि खंड खंड करके, क्या करके, खंड खंड करना होता है। अर्थात खंड खंड करना होता है, अर्थात इस विधि में बालक किसी जटिल समस्या का समाधान कर उसके छोटे छोटे खंड करता है। क्या करता है, छोटे छोटे खंड करता है। मतलब बालक क्या करता है, समस्या को छोटे छोटे खंडों में बांटता है। और जैसे ही बांटता है तो बांटने के बाद में पहले दोस्तों वो जो विद्यार्थी होता है इस समस्या के खंड करने पे, इस समस्या के खंड करने पे छोटे छोटे जब बच्चा खंड कर देगा तो इन खंडों के माध्यम से बच्चा समस्या को संपूर्ण तरीके से समझ पाता है। क्या कर पाता है, समझ पाता है। तो ये बातें हो गई दोस्तों कि इस विश्लेषणात्मक विधि के अंदर जो बच्चा आपकी शिक्षण विधि का प्रयोग करेगा वो खंडों के अंदर करेगा। किसके अंदर करेगा, खंडों के अंदर छोटे छोटे टुकड़ों में समस्या को बांट के फिर पढ़ेगा। अगला, विश्लेषण विधि में बालक अपने तर्क चिंतन का प्रयोग करते हुए अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है, क्योंकि बच्चा विश्लेषण स्वयं करता है। तो मनोवैज्ञानिक विधि है पहली बात। तो जैसे प्रश्नों का उत्तर ढूंढते चरणबद्ध रूप से समस्या समाधान तक पहुंच पाता है विद्यार्थी, ये वाली महत्वपूर्ण बात है। अगली बात करें, यह विधि माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक स्तर पर गणित शिक्षण की श्रेष्ठ विधि मानी जाती है और बाकी आपके एसएसटी में सब में आपकी महत्वपूर्ण मानी जाती है। क्यों प्यारे दोस्तों, क्योंकि ये जो आपकी विधि होती है ना, ये विधि आपके विश्लेषणात्मक, यानी बच्चा स्वयं खोज करके इसके अंदर आप की चीजें समझ पाता है, इसलिए विश्लेषणात्मक यानी खंडों के अंदर टुकड़े कर करके विद्यार्थी इसमें क्या करता है, सीखता। सीधा सा प्रश्न पूछेगा कि बताइए विद्यार्थी किस शिक्षण विधि के अंदर खंडों में विषय वस्तु को बांट के पढ़ता है या अध्ययन करता है या शिक्षण अध्यापन करवाता है, तो विश्लेषण विधि के अंदर। अगली बात करें इसके बारे में, तो पहले मित्रों अगली विशेष बात यह आएगी कि सर ये जो अपनी कौन सी विधि, विश्लेषण विधि है, इसके शिक्षण सूत्र कौन से हैं, इसके शिक्षण सूत्र कौन से हैं। तो इसके शिक्षण सूत्रों की बात करें तो शिक्षण सूत्रों में सबसे पहला चलेगा दोस्तों कौन सा, यानी अज्ञात से ज्ञात की ओर। कौन सा, अज्ञात से ज्ञात की ओर। दूसरा चलेगा दोस्तों आपके कौन सा, वो चलेगा अज्ञात निष्कर्ष से ज्ञात तथ्यों की ओर। तीसरा निष्कर्ष से अनुमान की ओर। ये यानी 3 शिक्षण सूत्र इसके, तो अज्ञात से ज्ञात की ओर, और दूसरा है अज्ञात निष्कर्ष से ज्ञात तथ्यों की ओर, तीसरा है निष्कर्ष से अनुमान की ओर। और अगली बात करें दोस्तों, अगला पॉइंट है कि सर ये जो विश्लेषण विधि के सोपान है, किसके, विश्लेषण विधि के सोपान है, इन सोपानों की सबसे विशेष बात ये अपने सोपानों की विशेष बात क्या है कि पहला सोपान रहेगा इसका कौन सा, कि समस्या की उपस्थिति। आप विश्लेषण कब करोगे, जब आपके सामने समस्या होगी। दूसरा, समस्या को छोटे छोटे खंडों में विभक्त करना। तीसरा, प्रत्येक खंड का पृथक पृथक हल करना।
और नंबर 4 पे आपके यानी समस्या समाधान तक पहुंचना। कहाँ तक पहुंचना? समस्या समाधान तक पहुंचना। अर्थात इसके अंदर होता क्या है कि विश्लेषण विधि के सोपानों के अंदर सबसे पहला सोपान कौन सा आएगा कि समस्या की उपस्थिति होनी चाहिए। दूसरा, समस्या को छोटे छोटे खंडों में विभक्त करना। तीसरा, प्रत्येक खंड का पृथक पृथक हल ज्ञात करना। और चौथा, समस्या समाधान तक पहुंचना। समस्या समाधान तक पहुंचना। तो ये हो गए दोस्तों इसके सोपान। अगली बात करो, देखो अगली बात है कि विश्लेषण विधि के गुण कौन कौन से हैं। तो पहले दोस्तों बात करें कि विश्लेषण विधि के जो गुण हैं, इन गुणों में सबसे पहली बात देखिए, पहला जो गुण आता दोस्तों इसका वो कौन सा है कि ये जो विश्लेषण विधि अपनी ये मनोवैज्ञानिक विधि है। सर कैसी है? मनोवैज्ञानिक विधि जो बालक के तर्क और चिंतन का विकास करती है। नंबर 2 पे जटिल समस्याओं को छोटे छोटे खंडों में विभक्त करके उनका समाधान ज्ञात करना सरल हो जाता है। अगला, रेखा गणित, प्रमेय और बीज गणित के समीकरणों को हल करने में श्रेष्ठ विधि मानी जाती है। तो पहले दोस्तों कुल मिला के इसके अंदर आपके मनोवैज्ञानिक विधि है। बच्चा स्वयं खंडों में विभाजन करके छोटी छोटी समस्याओं को समाधान करेगा, इसलिए आपकी कौन सी मनोवैज्ञानिक विधि है। तो ये कौन सी आपकी विश्लेषण विधि। अगली बात करते हैं। पहले दोस्तों अगली विशेषता है इस विश्लेषण विधि की, वो है कि माध्यमिक तथा उच्च स्तर पर गणित शिक्षण के लिए सर्वश्रेष्ठ विधि है। जो बड़ी क्लासें होती है आपकी, कौन सी बड़ी क्लासेज होती है, इनके अंदर पहले दोस्तों महत्वपूर्ण है क्योंकि बड़े बच्चे आपके तर्क चिंतन कर पाते हैं, बाकी छोटे बच्चे आपके विश्लेषण नहीं कर सकते, इसलिए छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है। अगला, बालकों में समस्या समाधान के कौशल के विकास करती है, यानी बालक क्या करता है? समस्या समाधान कर सकता है। अगला, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बालकों की क्रियाशील रखता है, यानी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जो बालक होते हैं उनको क्रियाशील किस विधि द्वारा रखा जाता है? तो ये विधि कौन सी पहले दोस्तों आपके यानी विश्लेषण विधि। अगला देखो दोस्त है इसका पहला वो है कि समस्या समाधान तक पहुंचने की प्रक्रिया लंबी है। इसमें समस्या समाधान तक पहुंचने की प्रक्रिया क्या है? लंबी। अगला, पाठ्यक्रम का विकास धीमी गति से करती है। तीसरी कौन सी है? छोटी कक्षाओं में गणित शिक्षण के लिए उपयुक्त विधि नहीं है। और चौथी कौन सी प्यारे दोस्तों कि गणित की प्रत्येक समस्याओं को खंड खंड करना संभव नहीं है, यानी प्रत्येक जो आपके सब्जेक्ट है इनमें समस्याओं को खंड खंड विभाजन करके आप पढ़ा सको, जरूरी ऐसा नहीं है, क्योंकि सामाजिक में इनमें बहुत सारी जगह ऐसी हिंदी है जहाँ पे आप हर चीज़ को विभाजन टुकड़ों में नहीं कर सकते हो। तो ये इसके दोष है। अगली बात करें दोस्तों, अगली विधि है आपकी दोस्तों, और विधि का नाम है सर संश्लेषण विधि। कौन सी विधि? संश्लेषण विधि। अब अर्थ क्या होता है? देखो, विश्लेषण का मतलब पहले दोस्तों अपन ने क्या किया था? विश्लेषण का मतलब अपन ने किया था कि किसी भी समस्या को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना। क्या करना? टुकड़ों में बांटना। संश्लेषण में क्या होगी? जो संबंधित आपकी समस्या होगी, संबंधित समस्या है, इस समस्या के टुकड़ों को अलग अलग जगह से एकत्रित करना है, इकट्ठा करना है। क्या करना है? एकत्रित करना है, इकट्ठा करना है। यही आपकी क्या कहलाएगी? संश्लेषण। संश्लेषण का मतलब होता है कि सबको एक जगह इकट्ठा करना। क्या करना? सबको एक जगह इकट्ठा करना। यह आपकी क्या कहलाती है दोस्तों? संश्लेषण कहलाती है। अब संश्लेषण के अंदर बात करें सर अपन, तो विशेष बात क्या रहती है? तो सबसे पहले विशेष बात जो इसमें रहती है वो ये रहती है कि संश्लेषण का शाब्दिक अर्थ होता है समेटना। क्या होता है? समेटना। एकत्रित करना या जोड़ना, संग्रह करना होता है। अगली बात देखो, अर्थात इस विधि में पृथक पृथक आपके खंडों के हलों को जोड़कर नवीन निष्कर्ष निकाला जाता है, यानी प्रत्येक जो निष्कर्ष आपने अलग अलग निकाले उनको वापस एक जगह जोड़ के उनका संश्लेषण किया जाता है। अगला, यह विधि विश्लेषण विधि की विपरीत है। ये जो विधि है ना संश्लेषण विधि, ये विश्लेषण की विपरीत विधि है। वेरी इंपॉर्टेंट बात है। और ये पूरक विधि भी होती है। अगली बात करें कि विश्लेषण कर लिए जाने के पश्चात ही संश्लेषण का कार्य किया जाता है, यानी सबसे इससे पहले आप विश्लेषण विधि का प्रयोग करोगे और फिर उसके बाद में आप संश्लेषण विधि का प्रयोग करोगे। अगली बात करें दोस्तों इस संश्लेषण विधि में, तो अगली इसकी विशेष बात कौन सी आती है? तो वो बात आती है कि इसके बारे में और मनोवैज्ञानिकों ने क्या क्या बातें बोली है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ से आती है दोस्तों कि यह विधि विश्लेषण के विपरीत होती है। चूंकि संश्लेषण प्रक्रिया में पृथक पृथक खंडों को समेटकर नवीन निष्कर्ष सृजन किया जाता है,
इसीलिए समेटने या गुथने की विधि भी कहा जाता है। संश्लेषण के अंदर आप छोटे छोटे हर जगह से पॉइंट उठाओगे, उनको समेटोगे, इसलिए इस विधि को समेटना या गुथने की विधि भी कहा जाता है। प्रोफेसर यंग महोदय ने बोला है कि संश्लेषण विधि में जहां सूखी घास में से तिनका बाहर निकाला जाता है, वही विश्लेषण विधि में तिनका स्वयं सूखी घास से बाहर आना चाहता है। ये प्रोफेसर यंग महोदय ने आपकी क्या दी थी दोस्तों, परिभाषा दी थी। आगे यहाँ से पहले दोस्तों अपन संश्लेषण विधि के शिक्षण सूत्रों की बात करें तो शिक्षण सूत्रों में आपका ज्ञात से ज्ञात की ओर चलेगा, अगला ज्ञात तथ्यों से अज्ञात निष्कर्ष की ओर चलेगा और अनुमान से निष्कर्ष की ओर चलेगा। बात करें दोस्तों कि संश्लेषण विधि के गुण कौन कौन से हैं सर, तो गुणों के अंदर सबसे पहली बात करें कि सर इसकी मेरिट्स यानी संश्लेषण विधि के गुण कौन कौन से है कि एक बार आप बता दीजिए। तो गुणों की बात करें दोस्तों तो सबसे पहला गुण इसका कि सर संश्लेषण विधि आपके सरल होती है। कैसी होती है, यानी सरल, संक्षिप्त और तीव्र गति से चलने वाली विधि है, जिसमें पहले से स्थापित निष्कर्षों को समाधान के लिए प्रयोग में लिया जाता है। यानी जो विश्लेषण में आपने मेहनत की है उसी मेहनत को यहाँ पे उतारना है। नवीन निष्कर्ष के सृजन की प्रक्रिया है। अगला सारांश निकालने, समेटने, समेकन करने, संक्षिप्तीकरण करने की श्रेष्ठ विधि मानी जाती है। पाठ्यक्रम समय पर पूर्ण करती है। कौन सी विधि, संश्लेषण विधि। अब संश्लेषण विधि के सर देख लीजिए, यानी दोष, क्या देख लीजिए, दोष। दोषों की बात करें पहले दोस्तों तो सबसे महत्वपूर्ण जो इसका दोष होता है वो होता है कि ये अमनोवैज्ञानिक विधि है। कैसी है, अमनोवैज्ञानिक विधि है, क्योंकि इसमें विद्यार्थी सक्रिय नहीं रह रहा है, क्योंकि वो आपकी किसमें, यानी विश्लेषण विधि के अंदर सक्रिय रह रहा है। अगली, ये तर्क चिंतन जैसी मानसिक शक्ति का विकास नहीं करती है। अगले अवगुण है दोस्तों इसका कि स्वतंत्र विधि नहीं है, क्योंकि ये विश्लेषण कर लेने के पश्चात ही की जाती है, अतः इसे आश्रित विधि भी कहा जाता है। अगला इसका डिमेरिट वो है समस्याओं के हल में क्यों तथा कैसे जैसे प्रश्नों का उत्तर नहीं देती है, यानी बच्चों की जिज्ञासाओं को शांत नहीं कर पाएगी, इसलिए मनोवैज्ञानिक विधि नहीं है। पहले दोस्तों अगली शिक्षण विधि है प्रदर्शन विधि। कौन सी, प्रदर्शन, यानी बच्चों को विभिन्न प्रकार की विषय वस्तु दिखा के बच्चों को समझाना क्या कहलाता है, प्रदर्शन विधि कहलाता है। इसे व्याख्यान से प्रदर्शन विधि भी कहते हैं, क्योंकि जब शिक्षक अधिकतर जो वर्तमान में शिक्षक जो अधिकतर पढ़ाते हैं दोस्तों वो इसी शिक्षण विधि का यूज करते हैं। किसका, इसी शिक्षण विधि का यूज करते हैं, क्योंकि बच्चों को प्रदर्शन कर करके दिखा दिखा के पढ़ाते हैं। बाकी आजकल शिक्षक व्याख्यान विधि से पढ़ाते हैं। किस, व्याख्यान विधि से पढ़ाते हैं कि बच्चों को बोल बोल के समझा दो और बच्चे समझ जाएंगे। तो पहले दोस्तों ये जो विधि आपकी कौन सी है, प्रदर्शन विधि, इसके अंदर आपकी क्या किया जाता है, चीज़ों का प्रदर्शन किया जाता है। विज्ञान तथा पर्यावरण जैसे विषय की श्रेष्ठ विधि मानी जाती है, क्योंकि विज्ञान के अंदर भी आपके प्रैक्टिकल वगैरह होता है, उसमें बच्चों को दिखाना होता है लैब में ले जाके। और पर्यावरण जैसे विषय के लिए पहले दोस्तों ये महत्वपूर्ण शिक्षण विधि होती है, क्योंकि बच्चों को पर्यावरण के अंदर ले जाके प्रत्यक्ष रूप से उनको दिखाकर और उनको संतुष्ट किया जाता है। यह उदाहरण सैद्धांतिक रूप से प्रस्तुत करने के साथ साथ मूर्त वस्तुओं के प्रदर्शन द्वारा भी समझाया जा सकता है, अतः यह विधि अवलोकन द्वारा सीखने की विधि है। कौन सी विधि है, अवलोकन द्वारा सीखने की विधि है। अर्थात बात करें कि लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन, आप इसमें सीखोगे कैसे, ऑब्जर्वेशन, जब आप खुद क्या करोगे, अवलोकन करोगे, तब इसके अंदर आप अधिगम करोगे। इसे देखो, सुनो और समझो के सिद्धांत पर आधारित माना जाता है। इस विधि को क्या आपके देखो, सुनो और समझो के सिद्धांत के आधार पे माना जाता है। तो वेरी अगर आपको इंपॉर्टेंट पूछ ले कि बताओ देखो, सुनो और समझो आधारित सिद्धांत कौन सी शिक्षण विधि है, तो वो हो गई आपकी प्रदर्शन विधि। कौन सी विधि, प्रदर्शन विधि। अगली बात करें दोस्तों इसके बारे में, तो विशेष बात आती है कि आपकी जो प्रदर्शन विधि है इसके सोपान कौन कौन से हैं। तो पहले दोस्तों बात करें प्रदर्शन विधि की, तो इसकी सबसे महत्वपूर्ण बात आती है और वो ये बात है कि ये जो विधि है ये आपकी कैसी होती है दोस्तों, ये जो विधि है ना प्रदर्शन विधि, इसमें प्रदर्शन कार्य आप क्या करोगे, प्रदर्शन कार्य द्वारा जटिल अवधारणाओं को मूर्त रूप से क्या कर सकते हो आप, अनुभवों को सरलता से समझाया जा सकता है। ये मूर्त से अमूर्त के सिद्धांत पे चलती है, मूर्त से अमूर्त के सिद्धांत पे चलती है, ध्यान रखना, यानी मूर्त से अमूर्त के सिद्धांत पे चलती है। अर्थात बच्चों को आप मूर्त रूप से दिखाओगे और फिर बच्चे कल्पना उसके बारे में कर। सोपानों की बात करें तो इसके 5 सोपान है। सबसे पहला सोपान कौन सा दोस्तों, तो सबसे पहला सोपान है सर इसका कि प्रदर्शन पूर्व तैयारी, उपकरणों की व्यवस्था संयोजन करना। दूसरा
वो है सैद्धांतिक प्रस्तुतिकरण, तीसरा है प्रयोग प्रदर्शन कार्य, और चौथा है श्यामपट्ट लेखन, और पांचवा है प्रतिलेखन तथा पुनरावृत्ति। प्रतिलेखन तथा पुनरावृत्ति, तो ये हो गई प्यारे दोस्तों इसके सोपान। अगली बात करें तो प्रदर्शन विधि के सर गुण कौन कौन से हैं। गुणों की बात करें प्यारे दोस्तों तो गुणों के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण गुण आता है वो गुण ये है कि जटिल अवधारणाओं को समझाने के अंदर ये महत्वपूर्ण होती है भाई, श्रेष्ठ विधि मानी जाती है। जटिल अवधारणा जो भी होती है अगर आप उसका प्रदर्शन कर दोगे, बच्चों को दिखा दोगे तो बच्चे समझ जाएंगे। अगला, मूर्त वस्तुओं का प्रदर्शन करके अमूर्त अवधारणाओं को आसानी से समझाया जा सकता है। अगला, सैद्धांतिक ज्ञान का तत्काल पुनर्बलन करती है। तो ये प्रदर्शन विधि के आपके गुण हो गए। अगली बात करें सर, अगली इंपॉर्टेंट बात इसका गुण है प्रदर्शन विधि का कि बालकों की सूक्ष्म निरीक्षण क्षमता का विकास करती है। अगला, कई वैज्ञानिक घटनाओं का सटीक स्पष्टीकरण प्रस्तुत करती है। अब इसके दोष देखो सर। दोषों में बात करें तो सबसे पहला दोष है कि संज्ञानात्मक तथा भावात्मक पक्ष का विकास करती है किंतु क्रियात्मक पक्ष का विकास नहीं करती है। बच्चे देखते हैं, सुनते हैं, ज्ञान ग्रहण करते हैं, लेकिन बच्चा खुद जाके नहीं करता है क्योंकि वहाँ पे शिक्षक या कोई अनुभवी व्यक्ति उनको समझा रहा होता है। अगला, शिक्षण के कौशलात्मक उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती है। अगला, अध्यापक केंद्रित विधि मानी जाती है क्योंकि संपूर्ण प्रक्रिया का नियंत्रण अध्यापक के हाथ में होता है, क्योंकि अध्यापक को लगता है कि बच्चों को इनके भरोसे छोड़ देंगे तो कुछ भी तोड़फोड़ कर सकते हैं। अगला, बड़े समूह में प्रदर्शन कार्य के दौरान विद्यार्थी समान रूप से सक्रिय नहीं रह पाते हैं। तो ये इस प्रदर्शन विधि के दोस्तों आपके दोष। अगली विधि देखो प्यारे मित्रों, ये नोट्स आपके लिए बेहद ही आपके लिए शानदार तरीके से तैयार किए गए। इसमें बहुत मेहनत लगी है दोस्तों नोट्स बनाने में, ये वाले है ना। और इस क्लास को बिल्कुल कि हल्के मत लेना क्योंकि आपके संपूर्ण शिक्षण विधियों का एक ही क्लास में रिवीजन हो रहा। अगली विधि कौन सी है? प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि की बात करें दोस्तों तो विज्ञान, पर्यावरण, गणित जैसे विषयों में शिक्षण की श्रेष्ठतम विधि है जो करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित होती है। इस विधि को श्रेष्ठ बाल विधि भी माना जाता है क्योंकि प्रयोग जब बच्चा स्वयं करेगा तो मनोवैज्ञानिक विधि होगी। कौन सी विधि होगी? यानी जहाँ पे प्रयोग किए जाएंगे तो बच्चा उसमें सक्रिय रूप से भाग लेगा, और जब बच्चा सक्रिय रूप से भाग लेगा तो वो विधि कैसी होगी? आपकी मनोवैज्ञानिक और क्लास में प्रभावशाली विधि आपकी मानी जाएगी। बात करें कि बालक सैद्धांतिक अवधारणाओं को स्वयं अपने प्रयासों से सीखता है और बालक करके सीखता है। इस प्रक्रिया में शिक्षक केवल परामर्शदाता की भूमिका में होता है क्योंकि शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों को आवश्यक निर्देश देकर प्रयोग के उपकरण एवं सामग्री देकर छोड़ दिया जाता है और बालक स्वयं निरीक्षण एवं परीक्षण करके निष्कर्षों तक पहुंचते हैं। बालक स्वयं निरीक्षण और परीक्षण करके क्या करता है? निष्कर्षों तक पहुंचता है। तो ये विधि आपकी कौन सी? प्रयोगशाला विधि। अगली बात करें दोस्तों इसकी, पहले दोस्तों अगली बात करें इस विधि के बारे में तो महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रयोगशाला विधि में बालक अपने इंद्रियों का सर्वाधिक प्रयोग करते हैं। प्रयोगशाला विधि के अंदर क्या होता है दोस्तों? बालक जो होता है अपनी इंद्रियों का सर्वाधिक प्रयोग करता है, और जब सर्वाधिक प्रयोग करता है तो इस विधि से अर्जित ज्ञान अधिक स्थायी होता है। प्रयोगशाला विधि का आधार आगमन विधि होती है किंतु क्रियात्मक होने के कारण इसे आगमन विधि का क्रियात्मक रूप भी कहा जाता है। ध्यान रखना, ये आगमन विधि पर आधारित होता है क्योंकि बच्चा आगमन विधि के अंदर भी प्रयोग ही तो करता है, उदाहरण, एग्जाम्पल। इसलिए इस विधि का उपनाम कौन सा दोस्तों? आगमन विधि का क्रियात्मक रूप भी कहलाता है। प्रयोगशाला विधि के गुण देखिए दोस्तों। पहले दोस्तों प्रयोगशाला विधि के गुणों के अंदर सबसे पहले अपन गुणों की बात करें तो पहला गुण है और वह है कि प्रयोगशाला विधि कौशलात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति की श्रेष्ठतम विधि मानी जाती है। जो कौशलात्मक उद्देश्य होते हैं उनकी प्राप्ति की श्रेष्ठतम विधि कौन सी मानी जाती है? प्रयोगशाला। अगला देखिए सर, अगला है क्रियात्मक अधिगम को प्रोत्साहित करती है। प्रयोगशाला में जब आप कार्य करोगे तो आपकी क्रियाशील अधिक रहेगा, एक्टिव रहेगी पूरी बॉडी, इसलिए आपकी क्रियाशील अधिगम को प्रोत्साहित करती है। अगला, सैद्धांतिक ज्ञान की तत्काल प्रतिपुष्टि करती है। जो सिद्धांत आपने पहले पढ़े थे, सुने थे, अगर आप प्रयोग खुद करते हो अपने हाथों से तो पहले दोस्तों उनकी आपको कैसी संतुष्टि होती है? यानी तात्कालिक प्रतिपुष्टि होती है। अगला, विषय में बालकों की रुचि का विकास करती है। विषय में बालकों की रुचि का क्या करती है? विकास करती है। और अगला कौन सा? कि स्वयं करके सीखने के कारण बालकों में आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता, समस्या समाधान के कौशलों का निर्माण करती है।
स्वयं करके सीखने के कारण बालकों में आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता, समस्या समाधान के कौशलों का निर्माण करती है। और अगला कौन सी विशेष बात है, बालकों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा अनुसंधानात्मक दृष्टिकोण का विकास करती है। बालकों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा अनुसंधानात्मक दृष्टिकोण का विकास करती है दोस्तों आपकी कौन सी, प्रयोगशाला विधि। तो ये हो गए इसके गुण। अगली बात करें इसके बारे में, प्रयोगशाला विधि की अगली बात करें दोस्तों तो इसके दोष। पहले दोस्तों दोषों की बात करें अपन तो दोषों के अंदर जो मेन मुद्दा रहेगा वो सबसे पहला दोष कौन सा है कि ये जो आपकी शिक्षण विधि है ये सबसे खर्चीली विधि मानी जाती है, क्योंकि प्रयोग करने के लिए आपको पूरे आइटम चाहिए, सामान सट्टे पूरा चावल, तो सबसे खर्चीली विधि है। अगली विशेष बात, क्योंकि प्रायोगिक कार्य होते हैं, आवश्यक उपकरणों सामग्रियों की अतिरिक्त आवश्यकता और समय लगता है। अगला लंबी एवं समय लेने वाली प्रक्रिया है, अतः पाठ्यक्रम का विकास धीमी गति से होता है। अगली बात करें दोस्तों कि विषयों की प्रत्येक अवधारणा को इस विधि से नहीं पढ़ाया जा सकता। जो प्रत्येक अवस्था हर जगह प्रयोग थोड़ी कर सको थे, न कर सको भाई, सामाजिक तो कई प्रयोग कर होते, तो मतलब प्रत्येक विषय में इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता, इसलिए ये इसका अवगुण है। पहले दोस्तों अगली विधि आपकी कौन सी है, ह्यूरिस्टिक विधि, जिसे आप बोलते हो खोज विधि। कौन सी दोस्तों, ह्यूरिस्टिक विधि, जिसे आप बोलते हो खोज विधि। कौन सी विधि, खोज विधि। पहले दोस्तों बात करें कि ह्यूरिस्टिक जो विधि है ये खोज विधि भी कहलाती है, अनुसंधान विधि भी कहलाती है, अन्वेषण विधि भी कहलाती है, खोज विधि भी कहलाती है, तीनों इसी के नाम है। इसके प्रतिपादक आपके कौन से है, हेनरी आर्मस्ट्रॉन्ग है। कौन है, हेनरी आर्मस्ट्रॉन्ग है। ह्यूरिस्टिक जो शब्द दोस्तों आपका निकला है, कौन सा, ह्यूरिस्टिक जो शब्द आपका निकला है, ये शब्द जो पहले दोस्तों आपके ह्यूरिस्टिक शब्द है, इसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई। किससे हुई है, ग्रीक भाषा के ह्यूरिस्को शब्द से हुई है। ग्रीक भाषा के किस शब्द से, ह्यूरिस्को शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है कि आई डिस्कवर, यानी मैं खोजता हूँ। जिसका अर्थ क्या होता है, मैं खोजता हूँ। पहले दोस्तों ह्यूरिस्टिक विधि का आधार आगमन विधि मानी जाती है। खोज विधि का आधार क्या मानी जाती है, आगमन विधि मानी जाती है। इसे विज्ञान जैसे विषय की सर्वश्रेष्ठ विज्ञान शिक्षण के अंदर सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है ह्यूरिस्टिक विधि को। इस विधि में बालकों के सम्मुख समस्या उपस्थित की जाती है। इस ह्यूरिस्टिक विधि में क्या किया जाता है, पहले दोस्तों बालकों के सम्मुख समस्या उपस्थित की जाती है। क्या की जाती है, बालकों के समक्ष समस्या उपस्थित की जाती है, और जैसे ही समस्या उत्पन्न की जाती है उसके बाद बालक क्या करता है, उस समस्या को बालक हल खोजने की दिशा में अपने स्वयं की गति और स्वयं के प्रयासों से तथ्यों का संग्रह करता है तथा तथ्यों के आधार पर परिकल्पनाओं का निर्माण करते हुए उन परिकल्पनाओं का परीक्षण करके निष्कर्षों की प्राप्ति करता है। सोपानों की बात करें दोस्तों तो सबसे पहला जो सोपान है इसमें समस्या की उपस्थिति होना जरूरी है। ठीक है, ह्यूरिस्टिक विधि में सबसे पहले समस्या होना जरूरी है। दूसरा तथ्यों का संग्रह करना है। तीसरा परिकल्पनाओं का निर्माण करना है। चौथा परिकल्पनाओं का परीक्षण करना है। पांचवा निष्कर्षों की प्राप्ति करना है। तो बताइए आपके खोज विधि या ह्यूरिस्टिक विधि के कितने आपके सोपान है, तो सर 5 सोपान। कितने हैं, 5 सोपान आपके सामने हैं और वो अपन ने देख लिए। हर्बर्ट स्पेंसर ने एक परिभाषा दी है दोस्तों, इसकी परिभाषा क्या दी है कि बालकों को किसको पहले दोस्तों बालकों को कम से कम बताया जाए तथा उन्हें अधिक से अधिक खोज करने के लिए प्रेरित किया जाए। ऐसी आपके परिभाषा किसने दी है, हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर का जहाँ पे भी नाम आता है, हर्बर्ट स्पेंसर का जहाँ पे भी नाम आता है तो इनकी पंचपदीय प्रणाली आती है। हर्बर्ट स्पेंसर की कौन सी, पंचपदीय प्रणाली, और ये किसने दी, आपके हर्बर्ट स्पेंसर महोदय ने दी थी। क्लियर बात है। तो पहले दोस्तों ये विधि हो गई आपकी कौन सी विधि, यानी खोज विधि, अन्वेषण विधि। पहले दोस्तों खोज विधि के बारे में बात करें तो आर्मस्ट्रॉन्ग के अनुसार ह्यूरिस्टिक विधि अन्वेषण की ऐसी विधि है जिसमें बालक को एक अनुसंधानकर्ता के रूप में देखा जाता है। कि खोज विधि के अंदर आर्मस्ट्रॉन्ग बताते हैं कि बालक अनुसंधान करता होता है, खोज करता होता है। अगली बात करें इसके गुण, तो सर ह्यूरिस्टिक विधि जो आपकी है इसके गुणों में सबसे पहला गुण है कि श्रेष्ठतम बाल केंद्रित विधि मानी जाती है, जिसमें बालक अपने प्रयासों तथा अपनी गति से समस्या समाधान तक पहुंचता है तथा अध्यापक की भूमिका केवल परामर्शदाता की होती है।
अध्यापक की भूमिका केवल किसकी होती है? परामर्शदाता की होती है। बच्चा होता है वो खुद खोज करता है। अगला, असाधारण तथा प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की शिक्षण की श्रेष्ठ विधि मानी जाती है। असाधारण तथा प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की क्या मानी जाती है? श्रेष्ठ विधि मानी जाती है। कौन सी प्यारे दोस्तों? आपके ह्यूरिस्टिक विधि। कौन सी? ह्यूरिस्टिक विधि मानी जाती है। अगले गुण की बात करें दोस्तों इसका, तो अगला गुण महत्वपूर्ण आता है और वो गुण ये है कि सर इस विधि के अंदर, ह्यूरिस्टिक विधि का अगला गुण है और वो है कि बालक में अनुसंधानात्मक दृष्टिकोण विकसित करने की सर्वश्रेष्ठ विधि है। बालक में खोज करने की क्या है? श्रेष्ठ विधि है। अगला, क्रांतिक अभिवर्ती आलोचनात्मक दृष्टिकोण का विकास करती है। विज्ञान के मूलभूत सिद्धांत निरीक्षण परीक्षण का पालन करती है। सक्रिय अधिगम को प्रोत्साहन करती है। बालकों की निरीक्षण क्षमता, तथ्य संग्रहण क्षमता का विकास करती है। ये तो हो गए आपके किसके? यानी ह्यूरिस्टिक विधि के गुण। अब बात करते हैं दोस्तों इसके दोष कौन कौन से सर? दोष में सबसे पहला दोष आएगा प्यारे दोस्तों, और वो दोष कौन सा आपके? तो दोष सर की बताइए, निष्कर्षों तक पहुंचने की प्रक्रिया लंबी होती है भाई। इसमें जब बच्चा खुद खोज करेगा ना तो बहुत सारी गलतियां भी करेगा, प्रयास करेगा, समय लगेगा, टाइम लगेगा, तो निष्कर्ष तक पहुंचने की प्रोसेस लंबी होती है। समय लगने में भी समय लंबा लगता है, समय लेने की प्रक्रिया भी लंबी है। अगला दोष क्या है? पाठ्यक्रम समय पर पूर्ण नहीं होता है इससे। अगला, इस विधि में तर्क चिंतन जैसी उच्च मानसिक शक्तियों का प्रयोग होता है, अतः औसत तथा पिछड़े बालकों के लिए उपयुक्त नहीं है। केवल प्रतिभाशाली बालक इसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं। छोटी कक्षाओं में शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है। तो ये हो गए डिमेरिट्स। पैराजियोडो आपकी अगली विधि है। इस विधि का नाम है प्रायोजना विधि। कौन सी विधि? प्रायोजना विधि। प्रायोजना का मतलब जो बात करें पहले दोस्तों, योजना। कोई भी आप कार्य करो, कुछ भी अध्ययन करो तो योजना बना के पढ़ो, इसे बोलते प्रायोजना विधि। प्रायोजना विधि की बात करें पहले दोस्तों, तो प्रायोजना विधि उपयोगितावाद के सिद्धांत पर आधारित होती है, क्योंकि प्रयोग जब आप करोगे तो उपयोग पे आधारित होगा। और इसका विचार सर्वप्रथम जॉन डीवे ने दिया था। किसने? जॉन डीवे महोदय ने पहले दोस्तों सबसे पहले आपके प्रायोजना की शब्द की अवधारणा दी थी। किसकी? प्रायोजना शब्द की सर्वप्रथम क्या दी थी? अवधारणा दी थी। क्लियर बात है। अगली बात करें कि उपयोगितावाद सिद्धांत ऐसी शिक्षण विधि की आवश्यकता पर बल देता है जो व्यवहारिक जीवन के लिए उपयोगी हो। इसलिए जो प्रयोगात्मक या प्रयोजना विधि है, ये जीवन द्वारा सीखने की विधि भी इसे कहा जाता है। यानी प्रायोजना विधि के अंदर बालक क्या करता है? स्वयं योजना बना के सीखता है, इसलिए इस विधि को क्या बोलते हैं? आपके प्रायोजना। बात करें कि प्रायोजना विधि का सर्वप्रथम विचार किसने दिया? जॉन डीवे ने दिया दोस्तों। किसने दिया? जॉन डीवे ने दिया। और प्रायोजना विधि को औपचारिक रूप से जॉन डीवे के शिष्य विलियम किलपैट्रिक ने। किसने? तो इसके अगर आपको पूछ ले कि बताइए सर प्रायोजना विधि के प्रवर्तक कौन है? किलपैट्रिक है। कौन है? किलपैट्रिक। इन्होंने 1918 में शोध पत्र द प्रोजेक्ट मेथड में प्रकाशित किया, इसलिए किलपैट्रिक इस विधि का जनक माना जाता है। देखो, सर्वप्रथम इसकी विचारधारा दी थी, शब्द दिया आपके किसने? वो दिया जॉन डीवी। जॉन डीवी कहलाता दोस्तों आपके प्रथम शिक्षा विधि। क्या कहलाता है? प्रथम शिक्षा विधि कहलाता है। और बात करें इस सिद्धांत के प्रवर्तक या इस विधि के प्रवर्तक कौन है प्रायोजना विधि के, तो इसके प्रवर्तक है किलपैट्रिक महोदय। और जो प्रायोजना शब्द है इसका सर्वप्रथम जो प्रयोग किया था, प्रायोजना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था 1908 के अंदर, वो प्रयोग किया था रिचर्ड्स ने। किसने किया था? रिचर्ड्स महोदय ने सर्वप्रथम शब्द का प्रयोग किया था। तो समझिए, तीन व्यक्ति आपके सामने आ रहे हैं। एक है जिसने सबसे पहले अवधारणा दी जॉन डीवी, ये आपके सिद्धांत दिया, ये नियम दिया या विधि दी किसने? आपके जॉन डीवी के शिष्य कौन से? किलपैट्रिक ने। और सर्वप्रथम प्रायोजना शब्द दिया आपके 1908 में रिचर्ड्स ने। किसने दिया? रिचर्ड्स महोदय ने पहले दोस्तों आपके शब्द दिया था। अगली बात करें, अगली विशेष बात आती है पहले दोस्तों, और बात इस प्रकार की आती है कि जॉन डीवी किलपैट्रिक उपागम्बिक आते हैं। इसको क्या बोला जाता है? इसे पहले दोस्तों आपके जॉन डीवी किलपैट्रिक उपागम्बिक कहा जाता है। अगली बात करें कि महात्मा गांधी प्रायोजना विधि के विचार से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने जीवन के वास्तविक तथा प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा सीखने की विधि बताते हुए अपने बेसिक शिक्षा मॉडल में इस विधि के प्रयोग पर बल दिया। गांधी जी ने भाई साहब अपने जो बेसिक शिक्षा का मॉडल दिया था उसमें इस विधि का प्रयोग किया था। और ये विधि कौन सी दोस्तों? आपके यानी प्रायोजना विधि। किलपैट्रिक महोदय के अनुसार प्रायोजना एक ऐसी सौद्देश्यपूर्ण क्रिया है जिसे सामाजिक वातावरण में मन लगाकर पूरा किया जाता है।
ये किलपेट्रिक महोदय ने कहा। अगला, प्रायोजना विधि में बालकों के सम्मुख कुछ परिस्थितियों का निर्माण किया जाता है अर्थात समस्याएं प्रस्तुत की जाती है। प्रायोजना विधि में बालकों के सामने क्या प्रस्तुत की जाती है? समस्याएं प्रस्तुत की जाती है सर। अगली बात करें दोस्तों इसके बारे में, तो विशेष बात यह है कि जैसे ही बालकों के सामने आप समस्याएं प्रस्तुत करोगे, उसके बाद में प्रायोजना विधि में बालकों के सम्मुख कुछ परिस्थितियों का निर्माण किया जाता है अर्थात समस्याएं प्रस्तुत की जाती है जिनसे बालक किसी एक समस्या का चयन करके एक दूसरे के समन्वय व सहयोग से समस्या समाधान तक पहुंचते हैं। क्लियर बात है। तो ये आपकी जो विधि है दोस्तों, ये विधि अपन ने किसकी बात की? प्रायोजना विधि। ध्यान में ये रखना कि सर्वप्रथम प्रायोजना शब्द आपके रिचर्ड्स ने दिया। प्रायोजना की जो आदि विचार है, सबसे पहले विचार वो आपके जॉन डीवे ने दिया, और प्रायोजना विधि का जो आपका जनक है वो किलपेट्रिक है। तो योजना बना के किल कर दो, क्या कर दो? योजना बना के किल कर दो। पहले दोस्तों अगली बात करें अपन, तो प्रायोजना विधि के सर सोपान कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला जो सोपान है वो परिस्थिति का निर्माण करना, समस्या उपस्थित होनी चाहिए। यानी प्रायोजना आप कब बनाओगे? जब आपके सामने समस्या उत्पन्न होगी। दूसरा, प्रायोजना का चयन करना। तीसरा, प्रायोजना की रूपरेखा बनाना, उत्तरदायित्वों का विभाजन करना। चौथा, प्रायोजना का क्रियान्वयन करना। और पांचवा, प्रायोजना का मूल्यांकन करना। और छठा, अभिलेखन, संधारण या लेखा जोखा करना। क्या करना? लेखा जोखा करना। यानी पहले दोस्तों इस विधि के सोपानों में सबसे पहले सोपान की बात करें अपन, तो परिस्थिति का निर्माण करना। दूसरा कौन सा? प्रायोजना का चयन करना। तीसरा कौन सा? प्रायोजना की रूपरेखा बनाना। और चौथा कौन सा? प्रायोजना का क्रियान्वयन करना। और पांचवा कौन सा? प्रायोजना का मूल्यांकन करना। और छठा कौन सा? अभिलेख, संधारण यानी लेखा जोखा करना। क्या करना? लेखा जोखा करना। ये प्रायोजना विधि के आपके सोपान। अगली बात करें दोस्तों, तो प्रायोजना के 4 प्रकार होते हैं। कितने? प्रायोजना के पहले दोस्तों आपके 4 प्रकार होते हैं। इन 4 प्रकारों में सबसे पहली बात करें अपन, तो सबसे पहला जो प्रकार है वह है सृजनात्मक प्रायोजना। सृजनात्मक प्रायोजना या रचनात्मक प्रायोजनाएं। दूसरा है समस्यात्मक प्रायोजनाएं। तीसरा है अभ्यास प्रायोजनाएं। और चौथा है आनंददायी या रसास्वादन प्रायोजनाएं। तो पहले दोस्तों एक बार वापस से याद करने की कोशिश करो कि सर प्रायोजना 4 प्रकार की होती है। पहली कौन सी? सृजनात्मक या प्रायोजनाएं, रचनात्मक प्रायोजनाएं। दूसरी कौन सी? समस्या समाधानात्मक प्रायोजनाएं। तीसरी कौन सी? अभ्यास प्रायोजनाएं। चौथी कौन सी? आनंददायी रसास्वादन प्रायोजनाएं। अब देखो प्रायोजना विधि के गुण। अगला जो बिंदु आ रहा दोस्तों वो कौन सा रहा है कि सर प्रायोजना विधि के गुण कौन कौन से हैं? तो पहले दोस्तों गुणों में सबसे पहला गुण अपन बात करें तो ये सहकारिता पर आधारित होती है। किस पे आधारित होती है? सहकारिता पर आधारित होती है। समवाय, को रिलेशन के सिद्धांत का पालन करती है। दल शिक्षण पर आधारित है। प्रायोजना विधि किस पे आधारित है? दल शिक्षण पे आधारित है। अगला, क्रियात्मक पक्ष का विकास करती है। अगला, बालकों में समस्या समाधान की कौशलों का विकास करती है। अगला, सामाजिक गुणों का विकास करती है। तो प्रायोजना विधि के गुण देखिए दोस्तों। गुणों के अंदर सबसे पहले गुण की बात करें तो सबसे पहला गुण दोस्तों की सहकारिता आधारित विधि है। दूसरा कौन सा है? को रिलेशन यानी समवाय के सिद्धांत का पालन करती है। तीसरा आपके कौन सा? दल शिक्षण पर आधारित है। चौथा, क्रियात्मक पक्ष का विकास करती है। पांचवा, बालकों में समस्या समाधान के कौशलों का विकास करती है। और छठा, सामाजिक गुणों का विकास करती है। ये हो गए इसके गुण। अब बात करें दोस्तों कि इस विधि के दोष कौन कौन से हैं, तो दोषों की बात करें दोस्तों कि प्रायोजना विधि के सर दोष कौन कौन से हैं, तो 2 दोष आपको ध्यान में रखने हैं। कितने दोष? 2 दोष आपको ध्यान में रखने हैं। डीमेरिट्स, पहली है कि पहली कौन सी दोस्तों आपके कि कौन सी? लंबी व समय लेने वाली विधि है। कौन सी दोस्तों? लंबी व समय लेने वाली विधि है। पाठ्यक्रम का विकास धीमी गति से होता है। तो ये 2 इसके क्या है? डीमेरिट्स है। अगली विशेष बात देखिए। पहले दोस्तों अगला अवगुण देखें तो अगला अवगुण है कि परंपरागत निरीक्षण कक्षा शिक्षण में प्रयोग नहीं लाई जा सकती है। विषय का प्रत्येक प्रकरण प्रायोजना के रूप में नहीं लाया जा सकता और समय, संसाधन और स्थान की अधिक आवश्यकता होती है। तो ये आपकी कौन सी? प्रायोजना विधि। अगला देखिए दोस्तों आपकी समस्या समाधान विधि। कौन सी विधि है? समस्या समाधान विधि। समस्या समाधान का मतलब है कि बालक के सामने समस्या प्रस्तुत करेंगे और बालक उस समस्या का क्या करेगा? समाधान करेगा। प्राचीन काल में इस विधि के विचार का स्रोत सुकरात तथा सेंट थॉमस से मिलता है। प्राचीन समय में इसका जो आपको
उल्लेख मिलता है वो एक तो आपके सुकरात महोदय, कौन से प्यारे दोस्तों, सुकरात महोदय, और एक आपके सेंट थॉमस से मिलता है। वर्तमान में जॉन डेवी को इस विधि का विचार देने वाला माना जाता है। वर्तमान के अंदर जॉन डेवी ने क्या दिया, आपके समस्या समाधान विधि का विचार देने वाला माना जाता है। समस्या समाधान विधि भी उपयोगितावाद कौन सा आपके प्रयोजनवादी तथा प्रक्रिया में यह प्रयोजन विधि से मिलती जुलती है, किंतु जहां प्रयोजन विधि में क्रियात्मक पक्ष को प्रमुख आधार मानकर चलती है, वही समस्या समाधान विधि सैद्धांतिक पक्ष पर केंद्रित होती है। यानी उसका सैद्धांतिक पक्ष क्या बोलता है उस पर आधारित है दोस्तों आपकी कौन सी, समस्या समाधान विधि। समस्या समाधान विधि की अगली बात करें दोस्तों तो अगली विशेष बात यह रहती है कि समस्या समाधान होता है ना वो बच्चा मानसिक रूप से करता है। कैसे, मानसिक रूप से। देखना, मानसिक शक्तियों का सर्वाधिक महत्व दिया जाता है इसके अंदर, मानसिक शक्तियों को सर्वाधिक इसके अंदर क्या दिया जाता है, महत्व दिया जाता है, क्योंकि समस्या का समाधान बालक मानसिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए ही करता है। अगला, समस्या समाधान विधि में बालकों के सम्मुख एक सैद्धांतिक समस्या प्रस्तुत की जाती है। बालक सामूहिक रूप से अपनी मानसिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए समस्या समाधान से संबंधित तथ्यों का संग्रह करते हुए परिकल्पना का निर्माण करता है तथा उसका परीक्षण करते हुए निष्कर्षों को प्राप्ति करता है। कुल मिला के ये जो आपकी शिक्षण विधि रहेगी इसमें बच्चा मानसिक शक्तियों का सर्वाधिक प्रयोग करता है। अगली बात करें दोस्तों इसके बारे में, प्यारे मित्रों अगला पॉइंट आपके सामने है और वो कौन सा है कि समस्या समाधान विधि के सोपान। पहला सोपान है कि समस्या की उपस्थिति करना या परिस्थिति का निर्माण करना, दूसरा समस्या का चयन करना, तीसरा समस्या समाधान से संबंधित तथ्यों का संग्रह करना, चौथा परिकल्पना निर्माण करना, पांचवा परिकल्पना का परीक्षण करना और छठा निष्कर्ष प्राप्ति या समस्या समाधान तक पहुंचना। तो अगर आपको पूछ ले कि बताइए सर समस्या समाधान विधि के सोपान कितने हैं, तो 6 है। सबसे पहला कौन सा है, तो सबसे पहला है समस्या उपस्थित करना, दूसरा कौन सा है तो समस्या का चयन करना, तीसरा कौन सा है समस्या समाधान से संबंधित तथ्यों का संग्रह करना, चौथा कौन सा है परिकल्पना का निर्माण करना, पांचवा कौन सा है परिकल्पना का परीक्षण करना और छठा कौन सा है निष्कर्ष प्राप्ति समस्या समाधान तक पहुंचना। ये हो गए दोस्तों इसके सोपान। अब बात करेंगे कि सर समस्या समाधान विधि के गुण कौन कौन से हैं। तो गुणों के अंदर सबसे पहले बात करें दोस्तों तो सबसे पहला जो आपका गुण आएगा वो गुण कौन सा है, तो समस्या समाधान विधि के गुणों में सबसे पहले श्रेष्ठ बाल केंद्रित विधियों में विधि है। कैसी विधि है दोस्तों, श्रेष्ठ बाल केंद्रित विधि है। और बात करें कि इसमें बालक क्या करता है दोस्तों, बालक सामूहिक रूप से क्रियाशील रहकर समस्या समाधान तक पहुंचते हैं। अगला, श्रेष्ठ मनोवैज्ञानिक विधि है जो मानसिक शक्तियों को सर्वाधिक महत्व देती है। देखो श्रेष्ठ आपके मनोवैज्ञानिक विधि है क्योंकि समस्या समाधान में बच्चा मानसिक शक्तियों का प्रयोग करता है। बालकों की तर्क चिंतन कल्पना तथा निर्णय शक्ति का विकास होता है। समस्या समाधान से संबंधित तथ्यों के संग्रहण की प्रवृत्ति का विकास करती है और सामूहिक निर्णय लेने की प्रवृत्ति का विकास करती है। यानी बच्चे में सामूहिक रूप से निर्णय लेने की शक्ति का विकास भी होता है और प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के मानसिक क्षमता संवर्धन में श्रेष्ठ विधि मानी जाती है। ये हो गए दोस्तों इसके समस्या समाधान विधि के गुण। अगली बात करें तो इसके दोष बताइए सर। अब दोषों की बात करें तो देख लो भाई, जो विधि आपकी बिल्कुल बच्चों के रूप से चल रही है, अच्छे तरीके से चल रही है, उसकी क्या ही दोष हो सकते हैं भाई। देख लो फिर भी दोष आपके। दोष देखो, समस्या समाधान विधि तक पहुँचने की प्रक्रिया लंबी होती है भैया। समस्या समाधान जब आप करते हो तो लंबी विधि के माध्यम से करते हो, बहुत बार मार्ग भी भटक सकते हो, आप ध्यान रखना। समस्या क्या और आप किधर वाला रास्ता पकड़ सकते हो, तो भैया ध्यान रखना कि समस्या समाधान सही तरीके से करना, वरना रेट का मामला भारी पड़ जाएगा। तुम रेट की समस्या समाधान करते करते ऐसा नहीं कि तुम RS प्री की तैयारी करने लग जाओ। देखा था ना मामला RS प्री में। तो पहले दोस्तों अपनी समस्या को अपने सही से जानकारी होनी चाहिए। अगला, पाठ्यक्रम का विकास धीमी गति से होता है। तथ्य संग्रहण के लिए संदर्भ सामग्री की आवश्यकता होती है। औसत तथा पिछड़े बालकों के लिए अधिक श्रेष्ठ विधि नहीं है, केवल प्रतिभाशाली बालक सक्रिय रहता है। छोटी कक्षाओं में शिक्षण के लिए उपयुक्त विधि नहीं है। ये हो गए इसके दोष। तो समस्या समाधान विधि के दोषों मंगला भगवान विष्णु स्वाहा। अब आगे देखो दोस्तों, पहले जीवड़ो अगली जो आपकी विधि है वो विधि है सर व्याख्यान विधि। कौन सी विधि, व्याख्यान विधि। यानी बच्चों को पढ़ाओ आराम से मस्त बोल बोल के। वर्तमान समय के अंदर जो लगभग सभी शिक्षक प्रयोग करते हैं दोस्तों, व्याख्यान विधि का प्रयोग कर रहे हैं।
किसका प्रयोग कर रहे हैं? व्याख्यान विधि का। मतलब बच्चों को आराम से बोल के समझा दो और बच्चे आराम से समझ जाएंगे और बस क्लास में पूरी भीड़ को आप एक साथ पढ़ा सकते हो व्याख्यान विधि के माध्यम से। यदि क्लासेज पूरी भरी हुई खचाखच, फिर भी प्यारे दोस्तों बच्चों को आप आराम से व्याख्यान विधि द्वारा अधिक बच्चों को एक साथ पढ़ा सकते हो। व्याख्यान विधि के बारे में बात करें तो शिक्षण की सर्वाधिक प्राचीन विधि मानी जाती है, जिसमें शिक्षक द्वारा किसी विषय वस्तु का मौखिक प्रस्तुतिकरण विद्यार्थियों के सम्मुख किया जाता है तथा विद्यार्थी उस व्याख्यान को सुनकर संग्रहण करता है। विद्यार्थी व्याख्यान विधि के अंदर केवल सुनकर ज्ञान ग्रहण करता है, बाकी छोटे छोटे न तो कहीं बोल सके न कहीं कर सके, मारसा प्रदान लेवा। इस विधि का आधार विद्यार्थियों का पूर्व ज्ञान होता है। विद्यार्थी को पहले नॉलेज होना चाहिए, वरना मारसाब का पढ़ाई छोटा छोटा का डब्बा गोड़, मतलब समझ में ना आवेगा। इसलिए ये उच्च कक्षाओं के लिए अधिक उपयोगी मानी जाती है। जो कंपटीशन हो गए आजकल के, बाकी जो बड़ी कक्षाएं हो गई, उनके लिए प्यारे दोस्तों आपके ये व्याख्यान विधि सबसे महत्वपूर्ण विधि मानी जाती। सर व्याख्यान विधि के प्रमुख सोपान कौन कौन से हैं? तो आ जाइए, ये लीजिए आपके सोपान। 3 सोपान होते हैं सर। कितने होते हैं सर? 3 सोपान होते हैं। 3 सोपानों में सबसे पहला बात करें तो व्याख्यान पूर्व तैयार होना चाहिए। यानी मास्टर जैसे क्लास में है तो ऐसा नहीं कि उसका व्याख्यान तैयार नहीं है ना, तो भाई साहब 1 घंटों कैसे निकालना है उन्हें पता न रहे लो, वो कणके बोलो लो, फिर भी भाई साहब आधो घंटों निकल लो, फिर एन के बोलो बेटा वो चुपचाप बैठ सेल्फ स्टडी करो, कहीं करो सेल्फ स्टडी करो। तो प्यारे मास्टर हो थे जदे मारसा बन जाओ, स्कूल के मैंने जाओ पढ़ावा, तो थे एक काम करनो, पहले तक वो व्याख्यान है उन्हें तैयार करनो। अगर मार साहब को व्याख्यान तैयार कराना है तो सब बड़ी कमजोरी बाबी की, तो आपकी कमजोरी को आपको तैयार करके जाना, यानी व्याख्यान आपका पहले पूर्व तैयारी होनी चाहिए। नंबर 2 पे प्रस्तुतिकरण, व्याख्यान के प्रस्तुतिकरण आपको करना आना चाहिए। और तीसरा सोपान विद्यार्थियों द्वारा तथ्य संग्रहण करना आना चाहिए। विद्यार्थियों को, बच्चों को तथ्य समझ में आना चाहिए कि आप क्या पढ़ा रहे हो। व्याख्यान का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सोपान प्रस्तुतिकरण होता है। अगर आपका प्रस्तुतिकरण बेस्ट शानदार, जानदार, लाजवाब और खतरनाक फंटास्टिक है तो विद्यार्थी आराम से समझ जाएंगे। भाई क्यों नहीं समझेंगे? विद्यार्थी भी तो एक मानवीय जीव है, विद्यार्थी भी तो एक सामाजिक प्राणी है, उसके अंदर भी तो खोपड़ा है, उसके अंदर भी तो बुद्धि है, उसके अंदर भी तो IQ है। अगर आप अपना प्रस्तुतिकरण ही बहुत खतरनाक तरीके से करोगे तो टाबर तो समझे लाना। मैंने एक कमेंट कर बताओ था कि बार ये चीज़ें समझ में ना आ रही, ईमानदारी बताओ भाई तक ये जो शिक्षण विद्या आप पढ़ रहे हैं वे था कि समझ में ना आ रही। इसका मतलब क्या हो मेरे दोस्तों कि व्याख्यान का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सोपान प्रस्तुतिकरण होता है। शिक्षक को अच्छे तरीके से प्रस्तुतिकरण करना चाहिए। यह भाषा विषयों के शिक्षण के लिए अधिक उपयोगी है भैया। जो बात जैसे हिंदी हो गई, संस्कृत हो गई, इनमें बच्चों को उच्चारण करना, पढ़ती पढ़त पठंती, पढ़सी पढ़त पढ़त पठामी पढ़ाओ, तो भाई उच्चारण तो बहुत बढ़िया होना चाहिए को। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपके भाषा संबंधित विषय होते हैं इनके अंदर प्यारे दोस्तों यह शिक्षण विधि बहुत ही उपयोगी और हेल्पफुल मानी जाती है। क्लियर बात है? अगली देखो, व्याख्यान विधि के सर गुण बता दीजिए। तो लीजिए प्यारे दोस्तों, तो व्याख्यान विधि के गुणों की बात करें सर तो सबसे महत्वपूर्ण गुण है और वो गुण ये है कि आपकी जो व्याख्यान विधि है ये विधि सरल है। शाबाश, क्या बात है, सरल है, संक्षिप्त है, तीव्र गति से चलने वाली विधि है, इसलिए इसे पाठ्यक्रम की पुनरावृत्ति दोहराने के कार्य के लिए सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है। सभी शिक्षण विधियों की सहायक विधि होती है क्योंकि आंशिक रूप से प्रत्येक में सम्मिलित होती है। ऐतिहासिक तथ्यात्मक विवेचना की सर्वश्रेष्ठ विधि है, सबसे कम खर्चीली विधि है जिसमें किसी भी विषय संसाधन का आवश्यकता नहीं होती। कोरो व्याख्यान मार साहब की जरूरत ही मैं और कहेगी कौन है, एक मार साहब लियार कड़ो कर दियो, छोरा छोरे सामने पटाण दियो दरी के ऊपर ही वो बेना पटा दे, बस मैंने आखा दिन भाई साहब बोल पटाबो कह रही आई विधि कसी आपने व्याख्यान विधि, और मैं भी थे ना बार व्याख्यान विधियों पढ़ा रहे हो। कसी विधियों? व्याख्यान विधि से पहले दोस्तों मैं भी आपको पढ़ा रहा हूँ, समझे? तो ये गुण हो गए व्याख्यान विधि के। नहीं गुरुजी आप तो व्याख्यान विधि के गुण ही नहीं, हमको तो दोष भी बताओ। तो लो पहले दोस्तों आपके दोष। सबसे पहला दोष है कि अध्यापक केंद्रित होती है, प्रभुत्ववादी विधि है, अध्यापक जैसा चाहे वैसा पढ़ाता है। अगला, इस विधि में बालकों की आवश्यकताओं, रुचियों, क्षमताओं आदि को दृष्टिगत नहीं रखा जाता है। अगला, बालकों को कब, क्या, कैसे तथा कितना पढ़ाना है इसका कोई पता नहीं रहता है, निर्धारण केवल शिक्षक कर पाता है। बच्चों द्वारा कुछ भी निर्धारण नहीं किया जाएगा क्योंकि शिक्षक को जितना लगेगा उतना ही। अगर शिक्षक को मूड गो ने पढ़ावा को तो हो सके क्योंकि एक लाइन ने भाई साहब आका दिन रटा छोरा छोरा में एक पीरियड निकाल दे,
तो ये व्याख्यान विधि भाई साहब शिक्षक केंद्रित होती है। शिक्षक जैसे चाहे बसेन छोरा छोरी पढ़ा सके। ए मनोवैज्ञानिक विधि है क्योंकि शिक्षक केंद्रित है, क्योंकि यह बालकों की मानसिक शक्तियों जैसे तर्क शक्ति, कल्पना आदि का विकास नहीं कर पाती है। तो प्यारे दोस्तों ये आपकी कैसी है? ए मनोवैज्ञानिक विधि है। कैसी विधि है? ए मनोवैज्ञानिक विधि है। शिक्षण के कौशलात्मक उद्देश्य क्रियात्मक पक्ष की शिक्षण के क्रियात्मक कौशलात्मक उद्देश्य। पहले दोस्तों अगले इसके दोस्त की बात करें तो शिक्षण के कौशलात्मक उद्देश्यों क्रियात्मक पक्ष की पूर्ति नहीं करती है। क्या नहीं करती है ये? यानी शिक्षण के क्रियात्मक कौशलों की पूर्ति नहीं करती है। एक पक्षीय प्रक्रिया है क्योंकि इसमें केवल आपका शिक्षक प्रदान होता है। विद्यार्थी द्वारा संग्रहित किए गए तथ्यों की मात्रा सदैव अध्यापक द्वारा प्रेषित किए गए तथ्यों की मात्रा से कम होती है। अध्यापक जो आपके प्रेषित करना चाहता है, अध्यापक जितनी चीज़ें बच्चों को समझा पाता उतनी चीज़ें विद्यार्थी नहीं समझ पाते हैं। ध्यान रखना, क्योंकि जितनी 100% अगर शिक्षक बता रहा है तो इसकी केवल हो सकता है कि 40% 50% बच्चे बातें समझ सके। तो जितना आप शिक्षक पढ़ाता है उतना बच्चे समझ नहीं पाते। ये इसके दोष हो गए। तो पैरिजिडो एक बार कमेंट करके बताइए कि आपको क्लास कैसी लगी और क्या इसी प्रकार की मैराथन क्लासें आपके लिए और आनी चाहिए। प्रत्येक सब्जेक्ट के, प्रत्येक शिक्षण विधि के प्रत्येक पॉइंट की मापन मूल्यांकन जैसे आपके जो कठिन सब्जेक्ट जो टॉपिक दिए गए हैं उनकी सबकी क्या ऐसे शॉर्ट नोट्सों के माध्यम से प्यारे दोस्तों आपके लिए क्लासेज आनी चाहिए क्या? तो एक बार कमेंट कीजिए। जिस प्रकार का आपका कमेंट होगा उसी प्रकार से हमारी टीम द्वारा आपके लिए बेहतरीन तरीके से दोस्तों यानी ये क्लासेज उपलब्ध करवा दी जाएगी। तो इसी के साथ वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद दोस्तों।